हे गाइस, किशोर हेयर एंड वेलकम टू द फर्स्ट लेसन ऑफ मॉड्यूल 2। पूरे मॉड्यूल 1 में मैंने आप लोगों को 3D का ऊपर ऊपर से ओवरव्यू दिया और उम्मीद करता हूं कि मॉड्यूल 1 के 6th लेसन को यानी कि डाउनलोड ब्लेंडर वाले लेसन को फॉलो करके आपने ब्लेंडर डाउनलोड और इंस्टॉल करके जो की मैप में यूज करने वाला हूं वो की मैप भी इंस्टॉल कर लिया होगा। इस लेसन में मेनली हम 3D व्यू पोर्ट के बारे में ही बात करेंगे। 3D व्यू पोर्ट में हम किसी ऑब्जेक्ट के अराउंड रोटेट या मूव कैसे करते हैं उस बारे में भी बात करेंगे। और मोस्ट इंपोर्टेंटली टोटल 5 बातें हैं जो ऐसी हैं जो कि इस कोर्स में एनरोल्ड हुए हर स्टूडेंट को पता होनी ही चाहिए, वो भी इस लेसन में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ये 3D व्यू पोर्ट क्या होता है, अब ध्यान से समझो। ब्लेंडर को ओपन करके जैसे ही आपने जनरल सेक्शन पर क्लिक किया तो सबसे पहले आपके सामने एग्जैक्टली ऐसा व्यू होता है। अब ये जो इतना सेक्शन है इसे ही 3D व्यू पोर्ट बोला जाता है। और इस 3D व्यू पोर्ट की खासियत ये है कि ब्लेंडर यूज करते वक्त आप अपना नियर अराउंड 80% टाइम इस 3D व्यू पोर्ट में ही स्पेंड करते हो। हैं 80% टाइम? ओ माय गॉड प्रोफेसर, 80% टाइम तो बहुत होता है। इसका मतलब ये 3D व्यू पोर्ट तो बड़े काम की चीज लग रही है। अरे हाँ भाई हाँ, 3D व्यू पोर्ट ब्लेंडर का मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन है और बड़े काम की चीज भी। लेकिन ये काम की चीज मैं आपको समझाऊं उससे पहले 5 बड़े ही काम की बातें ऐसी हैं जो आपको डेफिनेटली पता होनी ही चाहिए। सबसे पहली ये कि आप लोगों ने इस कोर्स को परचेस तो कर लिया, लेकिन अगर आप सच में इस कोर्स से फुल पैसा वसूली करना चाहते हो तो हर लेसन के इस मटेरियल सेक्शन में जाके इस एक्सरसाइज वाली पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करके इन एक्सरसाइजेस को कंप्लीट जरूर करें। ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि बीच बीच में आप कंफ्यूज हो जाओ कि मैंने कौन सा बटन प्रेस किया और कौन सा नहीं। इसलिए बॉटम सेंटर में आप हमेशा ये चेक कर पाओगे कि मैं एग्जैक्टली कौन सा बटन दबा रहा हूं। जैसे अभी मैंने यू बटन प्रेस किया तो यहां यू लिखा आ गया, और टी प्रेस किया तो टी लिखा आ गया। माउस में लेफ्ट क्लिक किया तो लेफ्ट लिखा आ गया, और राइट क्लिक किया तो राइट लिखा आ गया, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। हालांकि मैंने अपने एंड से एज इजी एज पॉसिबल स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने की कोशिश की है, बट स्टिल आप भी इस बात का ध्यान रखना कि जब भी मैं कुछ बताता हूं तो मेरे माउस के कर्सर के ऊपर ही नजर रखनी है। इस बात में कोई दौराय नहीं है कि 3D एनिमेशन एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, और इसमें टाइम बचाने का सबसे बेस्ट ऑप्शन यह है कि आप ज्यादा से ज्यादा शॉर्टकट्स यूज करो। हालांकि सारे शॉर्टकट्स मैं साथ साथ में आपको बताता जाऊंगा, और गुड न्यूज ये है कि इस लेसन के मटेरियल सेक्शन में मैंने एक शॉर्टकट्स की पीडीएफ फाइल ऐड कर रखी है। मेरी आपसे यह रिक्वेस्ट है कि रोज सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले एक बार जरूर इन शॉर्टकट्स पे नजर मारें। जिन स्टूडेंट्स ने इस कोर्स को परचेस किया है सिर्फ उनके लिए फेसबुक और टेलीग्राम पे मैंने प्राइवेट मास्टरमाइंड कम्युनिटी बना रखी है। अब इस कोर्स से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या डाउट, या फिर इस कोर्स को सीखते सीखते आपके रिजल्ट्स या फाइनल रेंडर आउटपुट्स आप उस कम्युनिटी में पोस्ट कर सकते हो फीडबैक लेने के लिए। लेकिन किसी भी स्टूडेंट ने अगर फालतू गुड मॉर्निंग, गुड नाइट या फिर पर्सनल मैसेज या कोई भी पॉलिटिकल कचरा उन ग्रुप्स में डाला तो बिना किसी नोटिस के किक आउट कर दिया जाएगा। अब आप मन ही मन में बोल रहे होंगे कि ये प्रोफेसर तो बड़े ही अकड़ू निकले। नहीं मेरे दोस्त, बात अकड़ की नहीं है, बात आपको वैल्यू प्रोवाइड करने की है। सोशल मीडिया में कचरा पोस्ट करने के लिए दुनिया भर की जगह है, लेकिन कोई तो ऐसी जगह हो जहां मैं आपकी स्किल्स को इंप्रूव करने में आपकी हेल्प कर सकूं। इन कम्युनिटीज के लिंक्स आपको इस लेसन के मटेरियल सेक्शन में मिल जाएंगे। एनीवेज, वापस अगर टॉपिक पर आके बात करें तो 3D व्यू पोर्ट के कॉन्सेप्ट को और ज्यादा आसान बनाने के लिए इसी 3D व्यू पोर्ट को मैंने कुछ सेक्शंस में डिवाइड कर दिया है। सबसे पहला सेक्शन है ये 3D स्पेस। अब ये देखो एकदम सेंटर में आप ये जो इतना स्पेस देख रहे हो इसे ही 3D स्पेस बोला जाता है। अपने माउस पे लेफ्ट क्लिक करके इस 3D स्पेस में आप किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर सकते हो और राइट क्लिक करके उस ऑब्जेक्ट के लिए मेन्यू ओपन कर सकते हो। अगर मैं इस क्यूब पे क्लिक करूंगा तो क्यूब सेलेक्ट हो जाएगा, कैमरा पे क्लिक करूंगा तो कैमरा सेलेक्ट हो जाएगा, और अगर इस लाइट पे क्लिक करूंगा तो लाइट सेलेक्ट हो जाएगी। ऑल्सो आप अपने माउस व्हील को स्क्रॉल अप और स्क्रॉल डाउन करके जूम इन एंड जूम आउट भी कर सकते हो। इस बात का भी ध्यान रखो कि ये कोई सूर्यवंशम नहीं है जो बैठ के देखते रहो, साथ साथ में आपको मुझे फॉलो भी करते रहना है। एनीवेज, इस 3D स्पेस में अगर आप ऑल्ट बटन प्रेस करके रखोगे एंड लेफ्ट क्लिक भी प्रेस करके रखोगे और फिर अपने माउस को हिलाओगे तो आप इस व्यू पोर्ट में रोटेट कर पाओगे। इसके अलावा अगर आप ऑल्ट बटन प्रेस करके रखोगे प्लस शिफ्ट बटन भी प्रेस करके रखोगे प्लस माउस का लेफ्ट क्लिक भी प्रेस करके रखोगे और फिर माउस को हिलाओगे तो इस व्यू पोर्ट में मूव कर पाओगे। लेकिन प्रोफेसर थोड़ा सा कंफ्यूजन है, हम लोग ये पहचानेंगे कैसे कि कब व्यू पोर्ट में मूव करना है और कब व्यू पोर्ट में रोटेट करना है? चलो आपका कंफ्यूजन अभी दूर कर देता हूं, और वो भी एक एग्जाम्पल की हेल्प से। अब जैसे इस करेक्टर का मुझे अभी लेफ्ट साइड वाला ईयर दिख रहा है, लेकिन मुझे इसका अगर राइट साइड वाला ईयर देखना हो
तो मुझे अब जरूरत पड़ेगी कि मैं इस 3D स्पेस में ऑल्ट प्लस लेफ्ट क्लिक दबा के रोटेट करूं। लेकिन अगर दूसरी साइड ना जाके मुझे इस कैरेक्टर का लेफ्ट हैंड ही देखना हो, तो ऐसे केस में मैं ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस लेफ्ट क्लिक प्रेस करके इस 3D स्पेस में मूव करूंगा और नीचे की ओर इसके हाथ की तरफ चला जाऊंगा। इस लेसन में मैंने आपको यह बताया कि 3D व्यू पोर्ट में हम सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। उसके बाद मैंने आपके साथ 5 इंपॉर्टेंट बातें भी शेयर की, जो कि हैं लेसन्स की एक्सरसाइज करने की इंपॉर्टेंस क्या है, जो कीज में प्रेस करूंगा वो आपको बॉटम सेंटर में दिखेंगी, हमेशा मेरे माउस के कर्सर पर ही नजर रखनी है, शॉर्टकट्स को ज्यादा से ज्यादा यूज करना है और प्राइवेट मास्टरमाइंड कम्युनिटी में क्या पोस्ट करना है उससे ज्यादा इस चीज का ध्यान रखना है कि क्या पोस्ट नहीं करना है। इसके अलावा मैंने आपको यह भी बताया कि इस व्यू पोर्ट में रोटेट कैसे करना है और मूव कैसे करना है और इस 3D स्पेस में मूव और रोटेट करने में एग्जैक्टली डिफरेंस क्या है। नेक्स्ट लेसन में हम इस 3D व्यू पोर्ट के बचे हुए सेक्शंस पर नजर मारेंगे। आपको एक बार फिर से याद दिला दूं कि इस 3D व्यू पोर्ट को आपको आसानी से समझाने के लिए मैंने कुछ सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है। एक सेक्शन तो हमने देख लिया, अब बारी है नेक्स्ट सेक्शंस की। हे गाइस, किशोर हियर एंड वेलकम टू द सेकंड लेसन ऑफ मॉड्यूल 2। पिछले लेसन में हमने इस पूरे 3D व्यू पोर्ट के सिर्फ एक सेक्शन पर नजर डाली और वो एक सेक्शन है ये 3D स्पेस। इस 3D स्पेस में मूव कैसे करना है और इस 3D स्पेस में रोटेट कैसे करना है, ये समझने के बाद अब टाइम आ गया है कि हम और आगे बढ़ें। इस लेसन में मेनली हम बचे हुए सेक्शंस पर नजर मारेंगे और मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी देखेंगे कि ब्लेंडर में किसी भी चीज में बदलाव कैसे किया जाता है, यानी कि उसकी लोकेशन, उसका रोटेशन और उसका स्केल कैसे चेंज किया जाता है, और वो भी सही तरीके से। सेक्शन 2 है ये व्यू पोर्ट ऑप्शंस। जब मैंने सबसे पहली बार 3D व्यू पोर्ट में काम करना शुरू किया था तो सबसे ज्यादा इरिटेशन मुझे होती थी अ वेरी हाई नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स से। यानी कि अभी तो आपके सामने सिर्फ 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, एक तो ये क्यूब, एक ये लाइट और एक ये कैमरा। लेकिन अगर आप किसी हैवी सीन पे या यूं कह लो कि किसी बड़े सीन पे काम करते हो तो आपके इस 3D व्यू पोर्ट के अंदर हजारों ऑब्जेक्ट्स तक होना नॉर्मल सी बात है। और जब नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इतने ज्यादा हो जाएं तो सबसे पहले आपको चाहिए कंट्रोलर। कंट्रोलर ऐसा जो आपको इस बात की फ्रीडम दे सके कि आप क्या देखना चाहते हो और क्या नहीं, और आप क्या सेलेक्ट करना चाहते हो और क्या नहीं। और वो कंट्रोलर आपको मिलेगा इस ऑब्जेक्ट टाइप्स वाले ऑप्शन में। अब इस ऑब्जेक्ट टाइप को जैसे ही आप ओपन करोगे तो यहां पर आपको मिलेंगी ये 3 लाइंस। पहली लाइन में कुछ नाम लिखे हुए हैं जैसे मैश, कर्व, सरफेस वगैरह वगैरह। दूसरी लाइन में आंख का निशान बना हुआ है और तीसरी लाइन में एरो का निशान बना हुआ है। अब ये जो नाम लिखे हुए हैं इनका मतलब है कि जो अफेक्ट होगा, यानी कि जिस पर असर पड़ेगा। और ये जो आंख का निशान बना हुआ है इसका मतलब है हाइड करना या अनहाइड करना। जैसे कि अगर मैं कैमरे वाली आंख पे क्लिक करूंगा तो ये देखो व्यू पोर्ट में कैमरा हाइड और अनहाइड हो जाएगा, और अगर मैं लाइट के आगे वाली आंख पे क्लिक करूंगा तो ये लाइट हाइड और अनहाइड हो जाएगी। इसी तरीके से इस एरो का मतलब है सेलेक्टेबिलिटी को इनेबल करना और डिसेबल करना। यानी कि अगर मैं कैमरे के सामने वाले एरो को बंद कर दूं तो मैं चाह के भी इस कैमरे को व्यू पोर्ट में सेलेक्ट ही नहीं कर पाऊंगा, और अगर मुझे वापस इस कैमरे को सेलेक्टेबल बनाना है तो मुझे इस एरो पे दोबारा क्लिक करना होगा। सेलेक्टेबिलिटी का यही सेम केस लाइट के साथ भी है। आपको फिर से याद दिला दूं कि अभी हम 3D व्यू पोर्ट का सेक्शन 2 समझ रहे हैं और उसका सेकंड ऑप्शन है ये गिज्मो। अब यहां पे देखो एक छोटा सा कैच है। अगर मैंने आपको यहां से गिज्मो समझाने की कोशिश की तो मामला और ज्यादा फंसता जाएगा और आप ज्यादा से ज्यादा कंफ्यूज होते जाओगे। इस प्रॉब्लम से बचने के लिए मुझे एक छोटी सी ट्रिक मिली है। ट्रिक ये है कि पहले मैं आपको किसी भी ऑब्जेक्ट के ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बताऊंगा और फिर गिज्मो के बारे में बताऊंगा। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं कि ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है किसी भी ऑब्जेक्ट में कोई बदलाव करना। अब ध्यान से समझो, जनरली होता यह है कि अगर हमें किसी भी चीज को ट्रांसफॉर्म करना हो तो उसके 3 मेजर ऑप्शंस हमारे पास होते हैं, लोकेशन, रोटेशन और स्केल। सबसे पहला ऑप्शन है लोकेशन। किसी भी ऑब्जेक्ट की लोकेशन चेंज करने का मतलब हुआ कि आपका यह डिसाइड करना कि इस 3D स्पेस में वो ऑब्जेक्ट कहां रखा होगा, यानी कि उसकी जगह या उसका स्थान क्या होगा, यानी कि उसकी लोकेशन क्या होगी। देखो एकदम बेसिक से समझो। सबसे पहले तो यह समझो कि ब्लेंडर में किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने का शॉर्टकट है जी।
जी का मतलब ग्रैब, यानी कि लपकना। तो ये देखो कि अगर मुझे इस क्यूब को मूव करना है तो सबसे पहले मैं इस क्यूब को जी से ग्रैब करूंगा और फिर माउस को हिलाऊंगा तो इस क्यूब को मूव कर पाऊंगा। लेकिन सिर्फ माउस को हिलाने से कुछ नहीं होगा। अगर मैं चाहता हूं कि इस क्यूब को मैं इस लोकेशन पर रख दूं तो माउस हिलाने के बाद मुझे लेफ्ट क्लिक करके कंफर्म भी करना होगा। लेकिन अगर मैं ये चाहता हूं कि इस क्यूब की लोकेशन चेंज ना हो और ये जहां था वहीं वापस चला जाए तो मैं लेफ्ट क्लिक करने की बजाय इस माउस में राइट क्लिक कर दूंगा। उससे ये क्यूब वापस उसी जगह पर चला जाएगा जहां पर था। लेफ्ट क्लिक करने का मतलब होता है ब्लेंडर में किसी भी एक्शन को कंफर्म करना और राइट क्लिक करने का मतलब होता है ब्लेंडर में किसी भी एक्शन को कैंसिल करना। यही सेम केस इस कैमरे के साथ भी है। लेफ्ट क्लिक से सेलेक्ट किया और जी से लोकेशन चेंज की। सिमिलरली इस लाइट के साथ भी लेफ्ट क्लिक से सेलेक्ट किया और जी दबा के लोकेशन चेंज की। लेकिन यहां पे एक छोटा सा नोट है। नोट ये है कि अब जैसे असल जिंदगी में अगर हम बिना सही डायरेक्शन जाने ही रास्ते पर निकल पड़े और अगर वो रास्ता गलत हुआ तो हमारा टाइम वेस्ट होना तय है। इसी तरीके से ब्लेंडर में भी अगर मैं सही रास्ता अपनाए बिना ही इस क्यूब को जी बटन दबा के मूव करता हूं तो 3D मॉडलिंग करने की वो अप्रोच एकदम गलत है। और जैसे रियल लाइफ में जो रास्ते हैं वो रोड्स से दर्शाए जाते हैं, वैसे ही ब्लेंडर के अंदर रास्ते इन एक्सिस की मदद से दिखाए जाते हैं। अब देखो, ब्लेंडर के अंदर टोटल 3 रास्ते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ये जो रेड कलर की लाइन है ये एक्स एक्सिस है, ये जो ग्रीन कलर की लाइन है ये वाई एक्सिस है और जेड एक्सिस अभी दिख नहीं रही क्योंकि बाय डिफॉल्ट ब्लेंडर में वो हिडन रहती है। अब अगर आप यहां जाके जेड एक्सिस को शो करने के लिए क्लिक करोगे तो ये पाओगे कि ये जो ब्लू कलर की लाइन है वो जेड एक्सिस है। अब थोड़ा और आगे बढ़ने से पहले जस्ट 20 सेकंड्स में आपको मैं एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और देता हूं। वो इंफॉर्मेशन ये है कि सबसे पहले तो अपने कीबोर्ड में एन बटन प्रेस करो और ये बात हमेशा याद रखना कि इस एन बटन को प्रेस करने से ये एन पैनल खुल जाता है। जनरली ये बंद रहता है ताकि इस 3D व्यू पोर्ट के स्पेस को ऑक्यूपाई करके हमें काम करते वक्त डिस्टर्ब ना करे। लेकिन आप एन बटन को प्रेस करके इसे बंद चालू कर सकते हो। अगर वापस इस क्यूब की लोकेशन की बात आपसे करूं तो जस्ट अभी मैंने आपको बताया कि हमें इस क्यूब को सिर्फ जी बटन प्रेस करके फ्रीली मूव नहीं करना है। वेट, तो क्या प्रोफेसर आप ये कहना चाहते हो कि हमें यह क्यूब हमेशा किसी ना किसी एक्सिस पे यानी कि किसी ना किसी रास्ते पे ही मूव करना है? हाँ जी बिल्कुल। एटलीस्ट अभी शुरुआत में तो आपको ये क्यूब या फिर ये कैमरा या फिर ये लाइट या फिर ब्लेंडर में कोई भी ऑब्जेक्ट किसी ना किसी एक्सिस पे ही मूव करना है। अब आप एक काम करो, इस क्यूब को सेलेक्ट करके जी दबाओ। अब जी बटन प्रेस करने से तो ऑब्वियसली ये क्यूब फ्रीली मूव करेगा या फिर यूं कह लो कि तीनों एक्सिस में मूव करेगा। अब आपका क्यूब कौन सी एक्सिस में मूव कर रहा है ये पता लगवाने के लिए ही मैंने आपसे ये एन पैनल खुलवाया है। ये देखो, मैंने इस क्यूब को सेलेक्ट किया और जी बटन से मूव किया और अगर आप एन पैनल में नजर मारोगे तो देखोगे कि इस लोकेशन सेक्शन में एक्स, वाई और जेड तीनों ही एक्सिस की वैल्यूज चेंज हो रही हैं। बट ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि ब्लेंडर में किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने का ये तरीका एकदम गलत है। हमें तो एक्सिस का भी ध्यान रखना है। इसलिए आप सबसे पहले क्यूब को सेलेक्ट करोगे और फिर मूव करने के लिए जी बटन प्रेस करोगे और जी बटन प्रेस करने के बाद आप जिस एक्सिस में क्यूब को मूव करना चाहते हो उस एक्सिस के बटन को भी प्रेस करोगे। यानी कि अगर मैं इस क्यूब को सिर्फ एक्स एक्सिस में मूव करना चाहता हूं तो उसके ये कुछ स्टेप्स हैं। स्टेप 1, मैंने इस क्यूब को लेफ्ट क्लिक से सेलेक्ट किया। स्टेप 2, लोकेशन चेंज करने का शॉर्टकट दबाया जो कि है जी। स्टेप 3, जिस एक्सिस में मूव करना है उस एक्सिस का शॉर्टकट दबाया। जैसे अगर एक्स एक्सिस में मूव करना है तो एक्स दबा दिया, वाई के लिए वाई और जेड एक्सिस के लिए जेड। स्टेप 4, माउस को मूव किया तो ये क्यूब फ्रीली मूव होने की बजाय सिर्फ एक्स एक्सिस में ही मूव करेगा और ये चीज मुझे एन पैनल में दिख भी जाएगी कि इस क्यूब की लोकेशन सिर्फ एक्स एक्सिस पे ही चेंज हो रही है और वाई और जेड एक्सिस पर तो 0 की 0 ही है। ऐसे ही अगर आप जी दबा के वाई बटन प्रेस करोगे तो सिर्फ वाई एक्सिस में ही मूव करेगा और जी दबा के जेड बटन प्रेस करोगे तो सिर्फ जेड एक्सिस में ही ये क्यूब मूव करेगा। इस लेसन में सबसे पहले मैंने आपको यह बताया कि अभी हम 3D व्यू पोर्ट के बारे में सीख रहे हैं और उसमें भी 3D स्पेस को सीखने के बाद हमारा पूरा का पूरा फोकस अभी सेक्शन 2 पे है जो कि है व्यू पोर्ट ऑप्शन। व्यू पोर्ट ऑप्शन में मैंने आपको 2 चीजें बताई कि आप आंख मार के तो ये डिसाइड कर सकते हो कि आपको क्या दिखना चाहिए और क्या नहीं, और आप इस कर्सर आइकन पर क्लिक करके ये डिसाइड कर सकते हो कि आप किसको सेलेक्ट कर पाओगे और किसको नहीं। फिर मैंने आपको बताया
कि ब्लेंडर में किसी ऑब्जेक्ट को फ्रीली मूव ना करा के किसी एक्सिस से ही चिपका के रखना है। ये मॉडलिंग की एक अच्छी हैबिट है। और मैंने आपको ये भी बताया कि एन पैनल में आप ये भी देख सकते हो कि किस लोकेशन पे मूव कर रहे हो और किस पे नहीं। नेक्स्ट लेसन में मैं अपनी गिज़मोज की कहानी को फिनिश करने की कोशिश करूंगा। अरे हाँ भाई हाँ, मुझे अच्छे से याद है कि इस गिज़मोज के बारे में बताने से पहले मैं आपको फिलहाल ट्रांसफॉर्मेशन सिखा रहा हूं, लेकिन आप टेंशन मत लो। हे गाइस, किशोर हियर एंड वेलकम टू द थर्ड लेसन ऑफ मॉड्यूल 2। लास्ट लेसन में हमने अपनी कहानी इस जगह पर पॉज की थी कि अगर आप पूरे ब्लेंडर सॉफ्टवेयर में किसी ऑब्जेक्ट को किसी एक एक्सिस पर मूव करवाना चाहते हो तो उसके लिए आपको 4 स्टेप्स लेने होंगे। स्टेप 1, उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करो। स्टेप 2, मूव करने का शॉर्टकट यानी कि जी बटन प्रेस करो। स्टेप 3, जिस एक्सिस में मूव करना चाहते हो उस एक्सिस को दबाओ। जैसे अगर मैं जेड एक्सिस में मूव करना चाहता हूं तो जेड एक्सिस को दबाऊंगा। और स्टेप 4, अपने माउस को हिलाओ। पिछले लेसन में मैंने आपको यह भी बताया कि गिज़मोज से पहले हम ट्रांसफॉर्मेशन सीख रहे हैं और जो 3 मेजर टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं वो हैं लोकेशन, रोटेशन, स्केल। अब पिछले लेसन में हमने ये तो सीख लिया कि लोकेशन कैसे चेंज करनी है। इस लेसन में मेनली हम यही सीखेंगे कि स्केल कैसे चेंज करना है और रोटेशन कैसे चेंज करना है। किसी ऑब्जेक्ट के लोकेशन, रोटेशन, स्केल, या फिर एक शब्द में यूं कह लो कि ट्रांसफॉर्मेशन को सीखने के बाद हम अपना पूरा फोकस इस बात पर डाल देंगे कि आखिर ये गिज़्मो किस चिड़िया का नाम है। देखो, जैसे ब्लेंडर में किसी ऑब्जेक्ट को मूव करने का शॉर्टकट है जी, वैसे ही ब्लेंडर में किसी ऑब्जेक्ट को स्केल करने का शॉर्टकट है एस। आगे का प्रोसेस एकदम सेम है। अगेन फटाफट से हम अपने उन 4 स्टेप्स को याद करके आगे बढ़ते हैं। स्टेप 1, जिस ऑब्जेक्ट को स्केल करना है उसको सेलेक्ट किया। स्टेप 2, स्केल करने का शॉर्टकट दबाया जो कि है एस। स्टेप 3, जिस एक्सिस में स्केल करना है उस एक्सिस को दबाया, जैसे कि वाई एक्सिस पे स्केल करना है तो वाई दबाया। और स्टेप 4, अपने माउस को हिलाया। जो चेंजेस हो रहे हैं उनको आप एन पैनल में इधर वाले सेक्शन में देख भी सकते हो। अब यही एग्जैक्ट सेम केस रोटेशन के साथ भी है, बस फर्क इतना सा है कि यहाँ पे एस और जी ना दबा के रोटेशन का शॉर्टकट दबाना है और ब्लेंडर में किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेट करने का शॉर्टकट होता है आर। तो चलो एक बार फिर फटाफट से हम अपने उन 4 स्टेप्स को याद करके आगे बढ़ते हैं। स्टेप 1, जिस ऑब्जेक्ट को रोटेट करना है उसको सेलेक्ट किया। स्टेप 2, रोटेशन करने का शॉर्टकट दबाया जो कि है आर। स्टेप 3, जिस एक्सिस में रोटेट करना है उस एक्सिस को दबाया, जैसे कि एक्स एक्सिस पे रोटेट करना है तो एक्स दबाया। और स्टेप 4 है कि अब अपने माउस को हिलाया। अगेन अब जो चेंजेस हो रहे हैं उनको आप इस एन पैनल में इधर रोटेशन वाले सेक्शन में देख भी सकते हो। जनाब, किसी भी चीज को सिर्फ देखते रहने से या समझ लेने से कुछ होने जाने वाला नहीं है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो है प्रैक्टिस, यानी कि ब्लेंडर में लोकेशन, रोटेशन और स्केल करना कैसे है ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। लेकिन मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि एक बार, सिर्फ एक बार आप मुझे फॉलो कर लो और ब्लेंडर में आपका लोकेशन, रोटेशन, स्केल को लेकर कॉन्फिडेंस मस्त बढ़ जाएगा। सबसे पहले मैंने इस क्यूब को सेलेक्ट किया और कीबोर्ड में इस डिलीट बटन को दबा के या एक्स बटन को दबा के डिलीट किया। याद रखना, ब्लेंडर में किसी भी चीज को डिलीट करने के ये दोनों ही शॉर्टकट्स हैं। इस कीबोर्ड में ये डिलीट बटन भी और ये एक्स बटन भी। खैर, इस क्यूब को डिलीट करने के बाद इस ऐड मेन्यू में जाओ, मैश में जाओ और ये मंकी पे क्लिक करो। जैसे ही ये मंकी ऐड हो गया तो अब जरा इस बंदर के साथ खेल लिया जाए। लेकिन उससे पहले इस बंदर की शक्ल मुझे काफी खुरदुरी लग रही है, यानी कि जैगिड लग रही है। इसकी शक्ल को मक्खन बनाने के लिए मैं अपने माउस पर राइट क्लिक करके शेड स्मूथ पे क्लिक कर दूंगा। अगर इस बंदर को सेलेक्ट करके मैंने जी दबा के एक्स दबाया तो ये एक्स एक्सिस पे भागेगा, वाई बटन दबाया तो वाई एक्सिस पे भागेगा और जेड बटन दबाया तो जेड एक्सिस पर, यानी कि ऊपर नीचे भागेगा। ऐसे ही अगर इस बंदर को सेलेक्ट करके मैंने स्केल करने के लिए एस दबाया और फिर एक्स दबाया तो देखो ये एक्स एक्सिस पे स्केल होगा और वाई दबाया तो वाई एक्सिस पे स्केल होगा। और अगर जेड दबाया तो जेड एक्सिस पे स्केल होगा। ऐसे ही अगर इस बंदर का रोटेशन चेंज करने के लिए मैंने आर दबा के एक्स दबाया तो देखो सामने गुलाटी मारने लगा, और आर दबा के वाई दबाया तो नो 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 बोलने लगा, और आर दबा के जेड दबा के माउस को रोटेट किया तो देखो अपनी माशुका को पीछे मुड़ के देख रहा है। ऐसे ही आप ब्लेंडर में किसी भी ऑब्जेक्ट का लोकेशन, रोटेशन और स्केल चेंज कर सकते हो। अगर आपको रोटेशन या स्केलिंग करने में प्रॉब्लम हो रही हो और अगर माउस को अच्छे से मूव ना कर पा रहे हो तो आपको एक छोटी सी ट्रिक बताता हूं। देखो, लोकेशन चेंज करने में तो डिफिकल्टी होती ही नहीं है, लेकिन रोटेशन के लिए ट्रिक ये है कि रोटेशन के लिए आर दबाने से पहले अपने दिमाग में एक इमेजिनरी लाइन बनाओ और
कर्सर को ऑब्जेक्ट की इस सिधाई में रखने की कोशिश करो। उसके बाद आप रोटेशन के लिए आर बटन दबाओ और अपने दिमाग में फिर से इस ऑब्जेक्ट के चारों तरफ एक इमेजिनरी सर्किल बनाओ और उस सर्किल के अराउंड अपने कर्सर को मूव करने की कोशिश करो और देखो क्या मक्खन की तरह आप इजीली रोटेशन कर पाओगे। गुड न्यूज ये है कि ये ट्रिक एक्स, वाई और जेड तीनों ही एक्सेस पे अप्लाई होती है। ऐसे ही आपके लिए स्केलिंग की ट्रिक ये है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को स्केल करने के लिए एस दबाने से पहले ही आप अपने दिमाग में एक ऑब्जेक्ट की सिधाई में इधर अपने कर्सर को रखो और फिर एस दबाने के बाद कर्सर को उसकी सिधाई में लेफ्ट और राइट मूव करो। इस बार आपको यह कोशिश करनी है कि कर्सर को आप एकदम सिधाई में आगे पीछे करो। और फिर से गुड न्यूज ये है कि ट्रिक एक्स, वाई और जेड तीनों ही एक्सेस पे अप्लाई होती है। यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये कि मैं आपको फिर से बता दूं कि लोकेशन, रोटेशन या स्केल कुछ भी करने के बाद लेफ्ट क्लिक से हम उसको कंफर्म कर सकते हैं और अगर हम उसके ट्रांसफॉर्मेशन से खुश नहीं है तो राइट क्लिक से कैंसिल भी कर सकते हैं। उसके अलावा एक छोटी सी बात यह है कि अगर आप अपने एक्शंस को अंडू करना चाहते हो तो ब्लेंडर में उसका शॉर्टकट होता है Ctrl+Z। इस लेसन में हमने सबसे पहले तो यह सीखा कि लोकेशन के अलावा ट्रांसफॉर्मेशन की जो दो बची हुई स्टेजेस हैं, रोटेशन और स्केल, वो ब्लेंडर में कैसे किए जाते हैं। फिर हमने क्यूब को डिलीट करके बंदर को ऐड किया और बंदर को ऐड करके आपने मुझे फॉलो करते हुए प्रैक्टिस की कि आखिर लोकेशन, रोटेशन और स्केल चेंज करना कैसे है, और वो भी अलग अलग करके तीनों एक्सेस में। फिर मैंने आपको ट्रिक्स भी बताई कि रोटेशन और स्केल करने के लिए आपके माउस कर्सर कहां होने चाहिए और किस तरीके से आपको इमेजिनरी लाइंस बनानी है। एट द एंड मुझे बड़े दुख के साथ आपको यह सूचित करना पड़ रहा है कि गिज़मोज को हम इस लेसन में भी फिनिश नहीं कर पाए क्योंकि मैं कुछ टिप्स आपके साथ शेयर करने लगा। लेकिन यह मेरा प्रॉमिस है कि नेक्स्ट लेसन में हम सिर्फ गिज़मोज को ही नहीं बल्कि इसके आगे वाले इन सेक्शंस को भी समझेंगे और 3D व्यू पोर्ट को समझने के इस सफर में और आगे बढ़ेंगे। हे गाइस, किशोर हियर एंड वेलकम टू द फोर्थ लेसन ऑफ मॉड्यूल 1। पिछले लेसन में हमने सीखा कि पाइपलाइन की पहली 3 स्टेजेस कौन सी हैं और मोस्ट इंपोर्टेंटली ये भी सीखा कि 3D एनिमेशन करते वक्त पाइपलाइन को फॉलो ना करना अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसा है। अब आगे बढ़ते हुए इस लेसन में मेनली हम यही सीखेंगे कि पाइपलाइन की आगे की 3 स्टेजेस कौन कौन सी हैं और थोड़ा डिटेल में एग्जाम्पल के साथ समझेंगे कि 3D मॉडलिंग, 3D टेक्सचरिंग और 3D रिगिंग एग्जैक्टली होती क्या है। आइडिया, स्क्रिप्ट और स्टोरी बोर्डिंग फिनिश करते ही असली खेल शुरू। अब आपको यह भी पता होना चाहिए कि आइडिया, स्क्रिप्ट और स्टोरी बोर्डिंग इस पाइपलाइन की प्री प्रोडक्शन स्टेजेस हैं। प्री प्रोडक्शन यानी प्रोडक्शन से पहले, या फिर दूसरे शब्दों में यूं कह लो कि अभी तक आपने असली प्रोडक्शन तो शुरू किया ही नहीं है, क्योंकि आइडिया और स्टोरी बोर्डिंग तो ऐसी चीजें थी जो ऑफलाइन किसी नोटबुक में या आपके स्मार्टफोन में भी हो सकती थी। असली खेल तो अब शुरू होगा जब आप 3D मॉडलिंग शुरू करोगे और इस स्टेप 4 से ही यह माना जाएगा कि आपने प्रोडक्शन शुरू कर दिया है। एनीवेज, स्टेप 4 है 3D मॉडलिंग। एकदम बेसिक से मैं आपको बताऊं कि ये 3D मॉडल क्या होता है तो इस बात को ऐसे समझो कि किसी भी ऑब्जेक्ट का रिप्रेजेंटेशन अगर हम 3 डायमेंशन में करें और वो भी किसी स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर को यूज करके, तो उस रिप्रेजेंटेशन को 3D मॉडल बोला जाता है। अब जैसे ये एक क्यूब है तो ये भी एक 3D मॉडल है, ये एक स्फीयर है तो ये भी एक 3D मॉडल है, और ये एक बंदर की खोपड़ी है तो ये भी एक 3D मॉडल है। अगर रियल लाइफ एग्जांपल से आपको समझाऊं, ये एक गन का 3D मॉडल है क्योंकि ये एक गन के शेप और साइज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसे ही ये एक कार का 3D मॉडल है क्योंकि ये कार के शेप एंड साइज को दर्शा रहा है। इसी तरीके से ये एक ट्री का 3D मॉडल है, ये एक घर का 3D मॉडल है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब अगर हमारे केस में देखा जाए तो हमें ये गाड़ी की 3D मॉडलिंग करनी पड़ेगी, या फिर यूं कह लो कि हमें इस आम आदमी की 3D मॉडलिंग करनी पड़ेगी। अब इस मास्टर 3D विद प्रोफेसर कोर्स का जो 3rd मॉड्यूल है वो पूरा का पूरा मैंने आपको मॉडलिंग सिखाने के लिए ही डेडिकेट किया है। 3D मॉडलिंग के बाद स्टेप 5 है 3D टेक्सचरिंग। अब ये जो गन का 3D मॉडल है, अगर इस पे लाइट पड़ती है तो ये कैसा दिखेगा, इस डिसीजन को लेने के लिए ही 3D टेक्सचरिंग की स्टेज है। यानी कि ये हमको खुद को डिसाइड करना पड़ेगा कि ये गन रेड कलर की होगी, ब्लू कलर की होगी, पिंक कलर की होगी, येलो कलर की होगी, ग्रीन कलर की होगी, या फिर ये गन एक लकड़ी यानी कि वुड की होगी, लोहा यानी कि आयरन की होगी, ग्लास यानी कि कांच की होगी, रबर की होगी या प्लास्टिक की होगी, या फिर मोदी की होगी, राहुल गांधी की होगी, ब्रेनरिग स्टूडियोज की होगी, या फिर यूट्यूब की होगी। इन शॉर्ट किसी भी ऑब्जेक्ट पर लाइट पड़ने पर वो ऑब्जेक्ट कैसा दिखाई देगा ये डिसाइड करना आपका काम है, और वो भी 3D टेक्सचरिंग की हेल्प से। इस कोर्स के मॉड्यूल 4 का यही टारगेट है कि आपको बड़ी आसानी से कैसे 3D टेक्सचरिंग सिखाई जाए।
अब जैसे ही 3D टेक्सचरिंग करके आपने ये डिसाइड कर लिया कि आपको ये गाड़ी ऐसी दिखानी है और आपका ये आम आदमी ऐसा दिखाई देगा, तो अगली स्टेज है रिगिंग की। अगर सिर्फ 3 शब्दों में मैं आपको रिगिंग का मतलब समझाऊं, तो ये याद रखो कि इस पूरी 3D एनिमेशन की पाइपलाइन में रिगिंग का रोल है कठपुतलियों को नचाना। आई एम प्रिटी श्योर कि जिंदगी में आपने कभी ना कभी कठपुतलियों का खेल देखा होगा या फिर इसके बारे में सुना होगा। तो आप मुझे एक बात बताओ कि ये जो कठपुतली के खेल के कैरेक्टर्स होते हैं, क्या ये जिंदा होते हैं? ऑब्वियसली नहीं प्रोफेसर, ये जिंदा नहीं होते। तो अगर ये जिंदा नहीं होते तो ये नाचते कैसे हैं? अरे प्रोफेसर, ये कैसा सवाल हुआ? पूरी दुनिया जानती है कि ये इस धागे की मदद से नाचते हैं। बस अब 30 सेकंड आप मेरा साथ देना। जैसे कठपुतली के इन कैरेक्टर्स में कोई जान नहीं होती, वैसे ही 3D सॉफ्टवेयर के अंदर मॉडल किए गए आपके इस आम आदमी के अंदर कोई जान नहीं होती। और जैसे ये कठपुतली के खेल के कैरेक्टर्स धागे से नाचते हैं, वैसे ही ब्लेंडर के अंदर ये आम आदमी भी किसी चीज से नाचता है, या मूवमेंट करता है, या चलता है, या दौड़ता है। और ब्लेंडर में उस चीज को बोला जाता है आर्मेचर या बोन, यानी कि हड्डी। अब देखो, अगर इस आम आदमी के हाथ में मैंने बोन लगा दी तो मैं हाथ को हिला सकता हूं, पैर में लगा दी तो पैर को हिला सकता हूं, और सिर में लगा दी तो सिर को हिला सकता हूं। इसी प्रकार इस गाड़ी में, इस डोर में ब्लेंडर की मदद से बोन लगा दी तो मैं इस डोर को ओपन या क्लोज कर सकता हूं। और अगर टायर में ये हड्डी लगा दी तो गाड़ी के टायर को रोटेट कर सकता हूं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और अगर अभी भी आपको रिगिंग समझ ना आई हो तो लोड नहीं लेना, क्योंकि आपको 3D रिगिंग अच्छे से सिखाने के लिए मैंने पूरा का पूरा एक मॉड्यूल 5 डेडिकेट किया है। थोड़ा सा डिटेल में बात करते हुए इस लेसन में मेनली हमने यही सीखा कि किसी सॉफ्टवेयर को यूज करके 3D में कोई शेप बनाना ही 3D मॉडलिंग कहलाता है। अब वो शेप कुछ भी हो सकता है, कार, गन, ट्री या फिर कुछ और। इसके अलावा हमने ये भी समझा कि वो 3D मॉडल कैसा दिखेगा ये हमको ही डिसाइड करना होता है, और वो भी 3D टेक्सचरिंग करके। और कठपुतली के एग्जाम्पल की मदद से हमने ये भी समझा कि रिगिंग एग्जैक्टली किसे बोला जाता है। अगली वीडियो में हम ये समझेंगे कि रिगिंग की अगली स्टेज यानी कि 3D एनिमेशन कैसे किया जाता है, और ब्लेंडर के अंदर लाइटिंग वैसे ही होती है जैसे असल जिंदगी में, या फिर मामला कुछ और ही है। वेलकम टू द 5th लेसन ऑफ मॉड्यूल 1। 3D दुनिया में धीरे धीरे अपने कदम जमाते हुए पिछले लेसन में आपने सीखा कि 3D मॉडलिंग क्या होती है। इसके अलावा दुनिया के किसी भी 3D मॉडल को कैसा दिखना है ये आप उस पर टेक्सचरिंग करके डिसाइड कर सकते हो। और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये कि किसी भी 3D मॉडल में जान डालने के लिए आपको बोन्स या आर्मेचर लगाने पड़ते हैं, यानी कि जैसे कठपुतलियां धागे से कंट्रोल की जाती हैं, वैसे ही ब्लेंडर के अंदर 3D मॉडल बोन से कंट्रोल किए जाते हैं। इस लेसन में हम और आगे बढ़ के पूरी 3D पाइपलाइन की लास्ट 2 स्टेजेस को समझेंगे। यानी कि पहले तो ये समझेंगे कि 3D एनिमेशन कैसे किया जाता है, और उसके बाद ये समझेंगे कि 3D सॉफ्टवेयर के अंदर लाइटिंग करके फाइनल वीडियो तैयार करके अपने लैपटॉप या पीसी में कैसे सेव करनी है। एक बार आपने रिगिंग फिनिश कर ली, उसके बाद आपका काम है 3D एनिमेशन करना। अब जैसे हमारी पूरी बॉडी को रेगुलेट करने के लिए हमारा ब्रेन है, या फिर यूं कह लो कि जैसे ब्रेन ही हमारी बॉडी का करता धरता है, यानी कि मोस्ट इंपोर्टेंट ऑर्गन है, वैसे ही ब्लेंडर में 3D एनिमेशन करते वक्त एक ऐसा शब्द है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो कि एनिमेशन का ब्रेन है, जो कि एनिमेशन का करता धरता है, और वो शब्द है की फ्रेम। अब देखो, एक बहुत ही बेसिक सी बात है जो ऑलमोस्ट हर किसी को पता होती है, और वो बात यह है कि इस दुनिया में वीडियोस नाम की कोई चीज है ही नहीं। असल में होता यह है कि चाहे दुनिया की कोई भी वीडियो हो, वो इमेजेस से ही बनती है। यानी कि अगर आपकी आंखों के सामने से 24 इमेजेस 1 सेकंड में पास हो जाएं या 1 सेकंड में गुजर जाएं, तो हमें ऐसा एहसास होता है कि वो 1 सेकंड का वीडियो है। लेकिन असल में देखा जाए तो वो आपकी आंखों के सामने से सिर्फ 1 सेकंड में, आई रिपीट, सिर्फ 1 सेकंड में 24 इमेजेस को फटाफट से मूव करवा दिया गया है। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या ऐसा जरूरी है कि 24 ही इमेजेस हों? क्या उससे ज्यादा या उससे कम नहीं हो सकती? इसका आंसर यह है कि बिल्कुल हो सकती हैं। असल में दुनिया की चाहे कोई भी वीडियो हो, उसकी एक FPS वैल्यू होती है। FPS यानी कि फ्रेम्स पर सेकंड, और यहाँ पे फ्रेम्स का मतलब है इमेजेस। फॉर एग्जाम्पल, यूट्यूब में आप किसी भी पर्टिकुलर वीडियो का FPS वैल्यू ऐसे देख सकते हो। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर कोई वीडियो 24 FPS में है तो उसका मतलब यह हुआ कि उस पूरी वीडियो में आपकी आंखों के सामने से हर सेकंड में 24 इमेजेस गुजरेंगी। लेकिन अगर कोई वीडियो 60 FPS में है, फॉर एग्जाम्पल प्रोफेसर ऑफ हाउ यूट्यूब चैनल की शुरुआत की 8 वीडियोज, तो उसका मतलब यह हुआ कि उस पूरी वीडियो में आपकी आंखों के सामने से हर 1 सेकंड में 60 इमेजेस गुजरेंगी। अब सिर्फ एक लाइन में और 10 सेकंड्स में
मैं आपका 3D एनिमेशन का डाउट हमेशा हमेशा के लिए दूर करना चाहूं तो मुद्दे की बात यह है कि जिस भी वीडियो का FPS जितना ज्यादा होगा उस वीडियो की स्मूथनेस उतनी ही ज्यादा होगी। एनीवेज, अगर वापस 3D एनिमेशन की बात करूं तो मैंने अभी तक आपको सिर्फ यह बताया है कि ब्लेंडर में जब भी एनिमेशन की बात चलती है तो की फ्रेम शब्द से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। अब ये देखो, इस 3D स्पेस में इस क्यूब की लोकेशन ये है। तो अब मैं इस क्यूब की लोकेशन को की फ्रेम करके ब्लेंडर को यह बता दूंगा कि मुझे फर्स्ट फ्रेम पर यह क्यूब इस लोकेशन पर चाहिए। और एक सेकंड बाद, अब 24 FPS की वीडियो है तो एक सेकंड में 24 फ्रेम हुए ना, यानी कि 24th फ्रेम पे जाके मैं इस क्यूब को इधर मूव करूंगा और फिर से इसकी लोकेशन को की फ्रेम कर दूंगा। अब हुआ ये कि फर्स्ट फ्रेम और 24th फ्रेम पर इस क्यूब की लोकेशन को की फ्रेम करके मैंने ब्लेंडर को मेनली ये बताया कि मुझे फर्स्ट फ्रेम पर यह क्यूब इधर चाहिए और 24th फ्रेम पर इधर चाहिए। अब अगर टाइमलाइन को प्ले करोगे या आसान भाषा में कहूं तो वीडियो को प्ले करोगे तो ये क्यूब आपको एनिमेट होता हुआ नजर आएगा। अब इसी तरीके से अगर मैं ब्लेंडर को बोलूं कि फर्स्ट फ्रेम पर इस आदमी का हाथ मुझे नीचे चाहिए और 24th फ्रेम पर, यानी कि एक सेकंड बाद, मुझे इस आदमी का हाथ ऊपर चाहिए, तो मैं ये करूंगा कि फर्स्ट फ्रेम पर बोन का रोटेशन ऐसे करके की फ्रेम कर दूंगा। और 24th फ्रेम पर बोन का रोटेशन ऐसे करके की फ्रेम कर दूंगा। अब अगर टाइमलाइन या वीडियो प्ले करूंगा तो इस आदमी का हाथ ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। तो कुछ इस प्रकार से ब्लेंडर में 3D एनिमेशन किया जाता है। अब पिछले 2 मिनट्स में अगर आपको ये स्टेप 7 यानी कि 3D एनिमेशन ना के बराबर भी समझ आया हो तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, क्योंकि इस मास्टर 3D विद प्रोफेसर कोर्स का पूरा मॉड्यूल 6 मैंने एनिमेशन के लिए ही डेडिकेट किया है और उस मॉड्यूल में मैं आपको एकदम बेसिक से 3D एनिमेशन सिखाने वाला हूं। एनीवेज, एक बार आपने अपना एनिमेशन फिनिश कर लिया, एनिमेशन फिनिश कर लिया मतलब जैसे हमने स्टोरी बोर्डिंग के टाइम पर डिसाइड किया था वैसे ही इस कार का भी एनिमेशन कर लिया, और जैसा हमने स्टोरी बोर्डिंग के टाइम पर डिसाइड किया था वैसा ही इस आम आदमी का भी एनिमेशन कर लिया। इन दोनों ही एनिमेशंस को फिनिश करके अब टाइम आ गया है स्टेप 8 का, जो कि है लाइटिंग एंड रेंडरिंग। अब हम सब ये अच्छे से जानते हैं कि असल जिंदगी में अगर हमें कुछ दिख रहा है तो उसके पीछे सिर्फ एक चीज का हाथ है और वो है लाइटिंग। अगर बेसिक मैकेनिज्म की बात करूं तो होता यह है कि सबसे पहले किसी भी एक सोर्स से लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट पर पड़ती है। अब ये सोर्स कुछ भी हो सकता है, जैसे कि सन, कैंडल या बल्ब। फिर ये लाइट इस ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में जाती है। फिर रेटिना की हेल्प से इस ऑब्जेक्ट की हमारे ब्रेन में इमेज बन पाती है, जिसकी वजह से हम असल जिंदगी में कोई ऑब्जेक्ट देख पाते हैं। असल में सेम केस 3D में भी है। 3D में भी हमें लाइटिंग वैसे ही करनी पड़ती है जैसे असल जिंदगी में होती है। और गुड न्यूज ये है कि 3D में लाइटिंग करना बहुत ईजी है। चलो अपना कार वाला एग्जाम्पल देखते हैं। इस कार वाले सीन में अगर मैं लाइटिंग को पूरी तरह से हटा दूं तो ऑब्वियसली कॉमन सेंस की बात है कि एकदम अंधेरा हो जाएगा। और जैसे ही ब्लेंडर की इन चारों लाइट्स में से मैं किसी भी एक लाइट को ऐड करूं तो हमें कार दिखने लग जाएगी। अब जैसे हमारे रूम में एटलीस्ट 2 होल्डर्स होते हैं, हम उन होल्डर्स के बीच में अपने हिसाब से LED की लोकेशन चेंज कर सकते हैं। वैसे ही अब इस लाइट को हम कभी भी कहीं भी मूव कर सकते हैं और जैसा हमको सीन चाहिए उसी हिसाब से प्लेस कर सकते हैं। सारी स्टेजेस कंप्लीट करने के बाद और लाइटिंग करने के बाद अब टाइम आ गया है कि मैं कैमरे में फोटो खींचना शुरू करूं। अगर आपको याद हो तो कुछ देर पहले ही मैंने आपको बताया कि वीडियो नाम की कोई चीज इस दुनिया में है ही नहीं। अगर मुझे इस कार की या इस आम आदमी की फाइनल वीडियो तैयार करनी है तो मुझे ऑब्वियसली 1 सेकंड की वीडियो के लिए 24 फोटोज की जरूरत पड़ेगी। और अगर 1 सेकंड ना बना के 10 सेकंड्स की बनानी है तो सिंपल मैथ्स है कि 240 फोटोज की जरूरत पड़ेगी।
तो बस अब कैमरा लगा के यूं धड़ाधड़ फोटोज खींचने को ही रेंडरिंग बोला जाता है। बस बात इतनी सी है कि यहाँ पर कैमरा हाथ में लेके आप फिजिकली फोटो नहीं खींचते हो, बल्कि अपनी कंप्यूटर मशीन को फोटो खींचने के लिए बोलते हो। अब आपने एक चीज नोटिस की होगी कि इस मास्टर 3D विद प्रोफेसर कोर्स में जो 7th मॉड्यूल है वो पूरा का पूरा लाइटिंग और रेंडरिंग के लिए ही डेडिकेटेड है। यानी कि वो मॉड्यूल मैंने तैयार किया है लाइटिंग और रेंडरिंग को अच्छे से समझाने के लिए, और ये समझाने के लिए कि हमारा सीपीयू फोटो खींचने के बाद हमें जो इमेजेस देगा उन इमेजेस को जोड़ जोड़ के वीडियोस कैसे बनानी है। बस इन टोटल 8 स्टेजेस को पूरा करते ही फाइनल 3D वीडियो आपके पास होगी। यही वो 3D एनिमेशन पाइपलाइन है जो मैंने आपके लिए तैयार की है। यही वो 3D एनिमेशन पाइपलाइन है जिसको पर्सनली मैं खुद ब्रेनरिग स्टूडियोज में यूज करता हूं, बोथ प्रोफेसर ऑफ हाउ यूट्यूब चैनल की वीडियोस बनाने के लिए भी और क्लाइंट वीडियोस बनाने के लिए भी। 3D एनिमेशन, लाइटिंग और रेंडरिंग के बारे में ऊपर ऊपर से थोड़ा थोड़ा समझने के बाद अब फाइनल टाइम आ गया है, आपको 1-on-1 मुझे फॉलो करना होगा। जहां मैं क्लिक करूंगा वहां क्लिक करना होगा, जो मैं बताता जाऊंगा वो एक्शंस लेने होंगे। इन शॉर्ट, बैठे बैठे देखते रहने का टाइम खत्म, और अब टाइम आ गया है कि आप एक्शन लो, क्योंकि दुनिया का चाहे कोई भी कोर्स हो वो सिर्फ आपको डायरेक्शन दे सकता है। लेकिन प्रोफेसर एक बात बताओ, जो पेरेंटिंग करने वाला प्रोसेस है वो इरिवर्सिबल है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं कैरेक्टर को सेलेक्ट करके ऑल्ट पी दबा के क्लियर पेरेंट एंड कीप ट्रांसफॉर्म कर दूंगा। फिर वर्टेक्स ग्रुप वाले सेक्शन में इस डाउन एरो पे क्लिक करके डिलीट ऑल ग्रुप्स कर दूंगा। फिर टैब दबा के मैश के एडिट मोड में जाऊंगा, चारों जॉइंट्स पे लूप कट्स ऐड करूंगा। स्क्रीन पे देखते जाओ और मुझे फॉलो करते जाओ। फिर टैब दबा के ऑब्जेक्ट मोड में आके शिफ्ट दबा के आर्मेचर को भी सेलेक्ट कर लूंगा, एंड वंस अगेन कंट्रोल पी दबा के आर्मेचर डिफॉर्म विद ऑटोमेटिक वेट्स वाली पेरेंटिंग कर दूंगा। अब अगर आर्मेचर को सेलेक्ट करके कंट्रोल टैब दबा के पोज मोड में जाऊं और इसके हाथों और पैरों के जॉइंट्स को मूव करके देखूं तो एकदम परफेक्ट मूवमेंट होगा। यहां कॉमन सेंस की बात है कि हमने दोबारा से पेरेंटिंग की है, तो इसकी आईज और आईब्रोज हमको एक बार फिर से वेट पेंटिंग करके सेट करनी पड़ेंगी। एक बात पे ध्यान देना, अगर मैं चाहता तो एकदम शुरुआत में ही आपसे नीज और एल्बोज पे रीजन बता के ज्योमेट्री ऐड करवा देता, लेकिन मास्टर 3D विद प्रोफेसर प्रीमियम ट्रेनिंग प्रोग्राम की यही खास बात है कि मैं ज्यादा से ज्यादा कोशिश करता हूं कि पहले आप गलती करो और उसके बाद सुधार करो। सॉल्यूशन पता लगने से पहले मिस्टेक कर देने से आपको सॉल्यूशन की इंपॉर्टेंस भी पता चलेगी और आपको रियल लाइफ एप्लीकेशन भी पता चलेगी। खैर, एक ट्रिक ये भी है कि ऊपर एडिट में जाके अगर आप लॉक ऑब्जेक्ट मोड्स पे से टिक हटा दो तो बार बार ऑब्जेक्ट मोड में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आर्मेचर को सेलेक्ट किया तो ऑटोमेटिकली पोज मोड में आ गए, कैरेक्टर को सेलेक्ट किया तो ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्ट मोड में आ गए, अगेन आर्मेचर को सेलेक्ट किया तो ऑटोमेटिकली पोज मोड में आ गए, और कैरेक्टर को सेलेक्ट किया तो ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्ट मोड में आ गए। इस लेसन में सबसे पहले तो मैंने आपको यह बताया कि वर्ल्ड ओरिजिन और रोटेशन एंड स्केल चेक करना हमारे लिए रिगिंग करने से पहले हाईली इंपोर्टेंट है। बीच के प्रोसेस में हमने शिफ्ट ई दबा के एक्स मिरर वाले ऑप्शन की प्रैक्टिस भी कर ली। फिर हमने ये देखा कि आईब्रोज और आईज पे वेट पेंटिंग करने से पहले ये जरूर कंफर्म कर लेना है कि वर्टेक्स ग्रुप वाले सेक्शन में हेड बोन ही सिलेक्टेड हो। लास्ट में मैंने आपको लॉक ऑब्जेक्ट मोड्स वाले ऑप्शन की इंपोर्टेंस भी बताई। नेक्स्ट लेसन में हम ये देखेंगे कि व्हीकल्स को एग्जैक्टली रिग कैसे किया जाता है। फिर रिगाकार नामक एड ऑन इस्तेमाल करके हम ये भी समझेंगे कि व्हीकल को फ्लोर से कैसे कनेक्टेड रखना है और सही तरीके से मोड़ना कैसे है। एक्सरे हे गाइस, किशोर हियर एंड वेलकम टू द 6th लेसन ऑफ मॉड्यूल 2। पिछले लेसन में ब्रदर के एग्जांपल को लेते हुए मैंने आपको मेनली यही बताया कि एक्सरे मोड ब्लेंडर में क्यों दिया गया है और एग्जैक्टली इसकी इंपॉर्टेंस है हमारी विजिबिलिटी को इंप्रूव करना। उसके बाद मैंने आपको यह भी बताया कि पर्सपेक्टिव मोड और ऑर्थोग्राफिक मोड में क्या डिफरेंस है, और फ्रंट ऑर्थोग्राफिक व्यू, राइट ऑर्थोग्राफिक व्यू एंड टॉप ऑर्थोग्राफिक व्यू के शॉर्टकट्स आपको याद होना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर हर लेसन के मटेरियल सेक्शन में जाकर आप एक्सरसाइजेस साथ के साथ नहीं कर रहे हो तो प्लीज इस कोर्स को यहीं छोड़ दो, क्योंकि ऐसे 3D सीखने का कोई मतलब ही नहीं है। हर एक लेसन को फिनिश करते ही आपके लिए उसकी एक्सरसाइज करना मैंडेटरी है। आई रिपीट, मैंडेटरी है। इस लेसन में सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि ये टी पैनल और एन पैनल क्या होता है। टी पैनल की मदद से हम बेसिक 3D रूम का शेप भी बनाना सीखेंगे। उसके बाद हम ये समझेंगे कि ब्लेंडर के अंदर हमारी आंखों के जस्ट सामने ही जो 3D कर्सर होता है एग्जैक्टली उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। अब देखो,
ताकि आप किसी चीज में कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने एकदम शुरुआत से ब्लेंडर की नई फाइल खोली है। ब्लेंडर ओपन करते ही कर्सर को इस 3D व्यू पोर्ट में रखकर अपने कीबोर्ड में टी बटन प्रेस करते हो तो होगा ये कि ये टी पैनल बंद हो जाएगा और वापस टी प्रेस करोगे तो ओपन हो जाएगा। सिमिलरली अगर एन बटन प्रेस करते हो तो होगा ये कि ये एन पैनल खुल जाएगा और वापस प्रेस करते हो तो ये एन पैनल बंद हो जाएगा। इस पॉइंट पे इस बात को समझने के लिए आपको कहीं स्कूल तोड़ने नहीं जाना है कि इनको टी पैनल और एन पैनल क्यों बोला जा रहा है। ऑब्वियस सी बात है, इनके शॉर्टकट्स की वजह से। सबसे पहले टी पैनल की बात हो जाए, ये स्टार्टिंग के 2 ऑप्शंस तो अभी बिगिनर लेवल पर आपको टच करने ही नहीं है और ये बचे हुए 4 ऑप्शंस मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि ये गिज्मोज हैं। ये है मूवमेंट का गिज्मो, ये है रोटेशन का गिज्मो, ये है स्केल का गिज्मो और ये है लोकेशन रोटेशन स्केल, तीनों का कंबाइन गिज्मो। उसके बाद ये पेंसिल वाला साइन नोट्स बनाने के लिए है। इस पेंसिल से आप कोई भी नोट्स बना सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे अपनी कंपनी का नाम लिख दिया और नंपैड 1 दबा के फ्रंट ऑर्थोग्राफिक व्यू में जाके यहाँ पे कर्सर के इन कॉर्नर्स पे ये साइन लगा दिए। उसके अलावा ये मेजरिंग टूल जो हैं ये आपको मेजरिंग में हेल्प करते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ लेफ्ट क्लिक करके उसे होल्ड करके रखूं और ऊपर तक माउस को लेके जाऊं तो मैं इस क्यूब की हाइट को मेजर कर सकता हूं। इसके नीचे ये जो टूल है ये ब्लेंडर सॉफ्टवेयर में बेसिक शेप्स को ड्रॉ करने के लिए है। यानी कि अगर मैं इस ऑप्शन पे लेफ्ट क्लिक को होल्ड करके रखता हूं तो मेरे पास यहाँ पर 5 ऑप्शंस आ जाएंगे। एक बार फिर से याद दिला दूं कि जो भी कीज मैं प्रेस करता हूं उनको आप यहाँ सेंटर में देख सकते हो। एनीवेज, इनमें से मैं कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकता हूं, लेकिन फिलहाल क्यूब सेलेक्ट कर लेता हूं। ये जो 3D फ्लोर है इसके ऊपर मैं बहुत ही बेसिक सा रेक्टेंगल शेप बनाऊंगा, लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट ये है रेक्टेंगल शेप बनाते वक्त लेफ्ट क्लिक प्रेस ही करके रखूंगा। अब जैसे ही मैंने शेप डिसाइड कर लिया तो लेफ्ट क्लिक को छोड़ दूंगा और माउस को हाइट बनाने के लिए ऊपर की तरफ मूव करूंगा। फिर जितनी हाइट मेरे को चाहिए उस चीज को डिसाइड करने के लिए वापस लेफ्ट क्लिक कर दूंगा। इस तरीके से आप एक बेसिक रूम का 3D शेप बना सकते हो। अब एन पैनल की बात करने से पहले जरा 3D कर्सर की बात हो जाए। जैसे ही आप ब्लेंडर को ओपन करते हो तो बिल्कुल फ्रंट में और एकदम वर्ल्ड ओरिजिन पे आपको ये जो रेड व्हाइट कलर का सर्किल दिख रहा है इसे ही 3D कर्सर बोला जाता है। अगर इस क्यूब को डिलीट कर दो तो यहाँ आप और अच्छे से समझ पाओगे। इस 3D कर्सर का जो मोस्ट इंपोर्टेंट रोल है वो ये है कि ये जहां पे होगा वहां पर ही ब्लेंडर में नए ऑब्जेक्ट्स ऐड होते जाएंगे। यानी कि चूंकि अभी ये 3D कर्सर एकदम सेंटर में है तो अभी मैं क्यूब ऐड करूं तो क्यूब सेंटर में ऐड होगा, या यूं कह लो कि वर्ल्ड ओरिजिन पे ऐड होगा। लेकिन अगर मैं अपने माउस को थोड़ा सा साइड में लेके जाऊं और यहां पर शिफ्ट प्लस RMB प्रेस करूं तो 3D कर्सर वर्ल्ड ओरिजिन से उठ के सीधा वहां आ जाएगा जहां मैं क्लिक करूंगा। इंपोर्टेंट नोट, इस मूवमेंट से इस पूरे कोर्स में आगे से मैं माउस के लेफ्ट क्लिक को LMB बोलूंगा और माउस के राइट क्लिक को RMB बोलूंगा। यहाँ पे LMB का मतलब है लेफ्ट माउस बटन यानी कि माउस का लेफ्ट क्लिक, और RMB का मतलब है राइट माउस बटन यानी कि माउस का राइट क्लिक। तो 3D कर्सर की लोकेशन मूव करने का शॉर्टकट हुआ शिफ्ट प्लस RMB यानी कि राइट माउस बटन। चूंकि 3D कर्सर की लोकेशन चेंज हो चुकी है तो अगर मैं दोबारा एक क्यूब ऐड करूं तो वो वहां ऐड होगा जहां 3D कर्सर है। ऐसे ही अगर मैं 3D कर्सर को शिफ्ट प्लस RMB दबा के यहां ले आऊं तो होगा ये कि मैं एक और क्यूब ऐड करूंगा तो ये क्यूब शुरुआत में यहां ऐड होगा जहां पर 3D कर्सर है। अब 3D कर्सर के एक नहीं बल्कि अनेक फायदे हैं, लेकिन वो हम 3D मॉडलिंग करते वक्त लाइव ही सीखेंगे। 3D मॉडलिंग की बात चल ही गई है तो आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो बात मैं बोलने जा रहा हूं उसको आप जरा ओपन माइंड से और मैच्योर माइंड से समझने की कोशिश करना। ये जो 3D व्यू पोर्ट है इसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ ऑप्शंस हैं, यानी कि अगर मैं इस 3D व्यू पोर्ट में डिटेल में समझाने लगूं तो 10-10 मिनट की हंड्रेड्स ऑफ वीडियोस तो इस 3D व्यू पोर्ट को समझाने में ही लग जाएंगी। इसलिए मुझे जो टॉपिक्स हाईली इंपॉर्टेंट लगते थे वो सारे टॉपिक्स मैंने कवर कर दिए। इन टॉपिक्स के बलबूते पर आप इस कोर्स में और आगे बढ़ सकते हो। तो क्या इसका मतलब ये है कि मैं यहाँ बंक मारने की कोशिश कर रहा हूँ, या मैं काम चोरी कर रहा हूँ, या आपको अच्छे से डिटेल में सारे टॉपिक समझा नहीं रहा हूँ? नहीं मेरे भाई, नहीं। आपको एक बात मैं अभी बता दूं कि हम इस 3D व्यू पोर्ट के सारे टॉपिक्स को अच्छे से समझेंगे, लेकिन 3D मॉडलिंग करते वक्त लाइव समझेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। इस मॉड्यूल 2 के शुरू के इन 6 लेसन्स में मैंने सिर्फ वो ही टॉपिक्स कवर किए हैं जो कि आपके लिए हाईली इंपॉर्टेंट हैं। इस लेसन में सबसे पहले तो हमने ये सीखा कि टी पैनल क्या होता है और एक बेसिक 3D रूम का शेप कैसे बनता है। उसके बाद मैंने आपको यह बताया कि 3D कर्सर एग्जैक्टली होता क्या है। उसकी इंपॉर्टेंस ये है कि वो जहां होगा ब्लेंडर में नए शेप्स वहीं ऐड होते जाएंगे, और शिफ्ट प्लस RMB दबा के हम 3D कर्सर की लोकेशन भी चेंज कर सकते हैं। फिर मैंने आपको यह भी बताया कि मॉड्यूल 2 के लेसन 1 से
लेसन 6 तक 3D व्यू पोर्ट के बारे में जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी मैंने आपको वो भी बता दी, और बचे हुए टॉपिक्स हम 3D मॉडलिंग करते वक्त ही सीखते जाएंगे। अब यहाँ हमने अपने इस 3D व्यू पोर्ट को तो रैप अप कर लिया, लेकिन नेक्स्ट लेसन में हम बचे हुए पोर्शंस के बारे में बात करेंगे, जैसे कि आउटलाइनर क्या होता है और किस लिए यूज में आता है, इसमें जो कैमरा है इसका मतलब क्या है, इसमें जो आंख है इसका मतलब क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हे गाइस, किशोर हियर एंड वेलकम टू द 7th लेसन ऑफ मॉड्यूल 2। पिछले लेसन में बेसिकली मैंने आपको यही बताया कि टी पैनल के इस लास्ट वाले ऑप्शन को यूज करके कैसे हम एक रूम का बेसिक 3D शेप बना सकते हैं। फिर मैंने आपको ये भी बताया कि ये 3D कर्सर इस व्यू पोर्ट का राइट हैंड है, यानी कि इसी की मर्जी चलती है, जहां ये होगा वहां पर ही ब्लेंडर में न्यू ऑब्जेक्ट्स ऐड होंगे। इस लेसन में मेनली मैं आपको यही बताऊंगा कि फ्यूचर में अगर हमारे सीन में हजारों ऑब्जेक्ट्स होते हैं तो उन ऑब्जेक्ट्स को मैनेज करने के लिए ब्लेंडर ने हमें जो टूल दिया है उसको कैसे यूज करना है। उस टूल का नाम है आउटलाइनर पैनल। आउटलाइनर पैनल के क्या क्या स्पेशल फीचर्स हैं उस बारे में भी हम बात करेंगे। अब देखो, ब्लेंडर की एकदम न्यू प्रोजेक्ट फाइल ओपन करने के लिए मैं फाइल में गया, न्यू में गया, जनरल में गया और डोंट सेव पे क्लिक किया। अब ब्लेंडर के अपर राइट कॉर्नर में ये जो सेक्शन होता है इसे ही आउटलाइनर पैनल बोला जाता है। अगर आप इसको ऊपर ऊपर से देखोगे तो ये बहुत ही भारी शब्द लग रहा है, आउटलाइनर पैनल, लेकिन अगर मेरे नजरिए से देखोगे तो ये और कुछ नहीं बल्कि जो ऑब्जेक्ट्स हमारे 3D व्यू पोर्ट में अवेलेबल होते हैं उनकी लिस्ट को दिखाता है। यानी कि अभी हमारे व्यू पोर्ट में ये क्यूब है तो इसने लिस्ट में ऐड कर दिया क्यूब, अभी हमारे व्यू पोर्ट में कैमरा भी है तो इसने लिस्ट में ऐड कर दिया कैमरा, और अभी हमारे व्यू पोर्ट में लाइट भी है तो इसने लिस्ट में ऐड कर दिया लाइट। आप चाहो तो ऑब्जेक्ट्स को 3D व्यू पोर्ट में भी सेलेक्ट कर सकते हो और चाहो तो आउटलाइनर पैनल में भी। ऑब्जेक्ट के नाम पर क्लिक करके लेफ्ट क्लिक से यहां भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर सकते हो, सेम ही बात है। अब आप मुझे नोटिस करो, ये देखो मैं ऐड में गया, मैश में गया और मंकी को अपने 3D व्यू पोर्ट में ऐड कर लिया। फिर मूव वाले गिज्मो को एक्टिवेट करके इस मंकी को एक्स एक्सिस पे इधर ले आया। क्या आपने एक चीज नोटिस की, व्यू पोर्ट में मेरे मंकी ऐड करते ही यहाँ पे सुजैन लिखा हुआ आ गया। एक्चुअली ब्लेंडर में इस मंकी को बाय डिफॉल्ट सुजैन ही बोला जाता है, लेकिन अगर मैं नहीं चाहता कि इस मंकी को सुजैन नाम से बुलाऊं तो मैं ये करूंगा कि इस आउटलाइनर पैनल में जाके इसके नाम पे डबल क्लिक करके इसका नाम वापस मंकी रख दूंगा और एंटर बटन दबा दूंगा। कहने का तात्पर्य ये है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का नाम आप अपनी पसंद के हिसाब से चेंज कर सकते हो। वो बात अलग है कि इसी चीज का दूसरा शॉर्टकट है आपके कीबोर्ड में ये F2 बटन। जैसे अगर मैं चाहे आउटलाइनर पैनल में या फिर 3D व्यू पोर्ट में इस क्यूब को सेलेक्ट करके F2 दबाऊं और इस क्यूब का नाम ब्रेन रिग रख दूं तो इसका नाम क्यूब से ब्रेन रिग हो गया। देखो, हमारे 3D व्यू पोर्ट में भी मंकी है तो आउटलाइनर में भी मंकी है, और अगर मैं इस 3D व्यू पोर्ट में मंकी को डिलीट कर दूं तो आउटलाइनर पैनल से भी मंकी गायब हो गया। 2 मिनट के लिए चलो मैं मंकी को Ctrl+Z दबा के अंडू करके वापस ले आता हूं। आउटलाइनर पैनल का एक और जो शानदार फीचर है वो है कलेक्शंस बनाना। मेरे साथ आप भी एक नई इमेजिनरी सिचुएशन अपने दिमाग में सोचो कि अगर फ्यूचर में मुझे ऐसा लगा कि ये क्यूब और ये बंदर तो काम का माल है, लेकिन ये लाइट और कैमरा दोनों ही फालतू का माल है, तो ऐसे केस में हम जो कर सकते हैं वो ये कि इन दोनों काम के माल को एक कलेक्शन में डाल दें और इन दोनों फालतू के माल को दूसरे कलेक्शन में डाल दें। आइए देखते हैं कैसे। ऑलरेडी आप ये अच्छे से जानते हो कि ब्लेंडर में किसी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने का शॉर्टकट है LMB, यानी कि लेफ्ट क्लिक। लेकिन अगर आपको सिर्फ एक ऑब्जेक्ट ना सेलेक्ट करके टोटल 2 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हो और वो भी एक साथ, तो उस केस में आप पहले एक ऑब्जेक्ट को तो LMB से सेलेक्ट कर ही लोगे, लेकिन दूसरे ऑब्जेक्ट को आप साथ में सेलेक्ट करने के लिए शिफ्ट दबा के LMB दबाओगे। मंकी और क्यूब दोनों को ही मैंने सेलेक्ट कर लिया। मैं M दबाऊंगा, न्यू कलेक्शन पर क्लिक करूंगा, यहाँ कलेक्शन का नाम रखूंगा, अपने केस में जो कि है काम का माल, और ओके पर क्लिक कर दूंगा। इधर देखो आउटलाइनर पैनल में काम का माल नाम से एक नया कलेक्शन ऐड हो गया और ये मंकी और क्यूब इस कलेक्शन के अंदर चले भी गए। अब यहाँ पे ट्राइंगल वाले साइन से आप इस कलेक्शन को ओपन और क्लोज कर सकते हो। इसके अलावा इस टिक मार्क से मैं इस कलेक्शन को टर्न ऑन या टर्न ऑफ भी कर सकता हूँ, और व्यू पोर्ट में इन चीजों का क्या असर पड़ रहा है ये भी देख सकता हूँ। और यहाँ भी आंख मारने का वही मतलब है जो मैंने आपको पहले बताया था, यानी कि आपका इस बात पे कंट्रोल कि आप इस 3D व्यू पोर्ट में क्या देखना चाहते हो और क्या नहीं। जब हजारों ऑब्जेक्ट्स होते हैं तो आउटलाइनर पैनल का ये सर्च का जो ऑप्शन है ये भी बहुत काम आता है। जैसे अगर मैं सर्च में जाके लिखूं मंकी, तो यहां से मैं उस मंकी को सेलेक्ट भी कर सकता हूं और मुझे ये भी पता चल जाएगा कि फिलहाल वो मंकी किस कलेक्शन के अंदर है। इसके अलावा अगर मैं अपना कर्सर इस सर्च ऑप्शन पे ले जाके कहीं क्लिक ना करूं, लेकिन अपने माउस व्हील को स्क्रॉल डाउन और स्क्रॉल अप करूं, तो मैं ये पाऊंगा कि यहाँ सबसे कोने में
इस साइन को यूज करके मैं इजीली एक नया कलेक्शन भी ऐड कर सकता हूँ। ये जो नया कलेक्शन है, इस पर डबल क्लिक करके मैं कोई भी नाम रख सकता हूँ, जैसे फालतू का माल। वापस 3D व्यू पोर्ट में आके सबसे पहले तो मैं LMB से इस कैमरे को सेलेक्ट करूं और Shift+LMB से इस लाइट को सेलेक्ट करूं, फिर कलेक्शन का शॉर्टकट दबाऊं जो कि है M। अब यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करना कि इस बार मैं न्यू कलेक्शन पे क्लिक ना करके ऑलरेडी मैंने जो फालतू का माल कलेक्शन बना रखा है उस पे ही क्लिक कर दूंगा। उससे होगा क्या, ये जो लाइट और कैमरा यानी कि दोनों ही ऑब्जेक्ट्स हैं उस कलेक्शन में चले जाएंगे और एग्जैक्टली यही चीज तो हम चाहते थे। उसके बाद आप इस आउटलाइनर में देख के वेरीफाई भी कर सकते हो। इस लेसन में मेनली मैंने आपको यही बताया कि आखिर आउटलाइनर पैनल क्या होता है, और ये पैनल ब्लेंडर ने हमें 3D व्यू पोर्ट में दिए गए ऑब्जेक्ट्स को मैनेज करने के लिए दिया है। उसके अलावा मैंने आपको यह भी बताया कि कलेक्शंस को क्रिएट कैसे करते हैं और अपनी जरूरत के हिसाब से बेस्ट पॉसिबल मैनेजमेंट के लिए हम ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग कलेक्शंस में डाल सकते हैं। फिर मैंने आपको यह भी बताया कि किसी भी ऑब्जेक्ट को रिनेम करने का शॉर्टकट ब्लेंडर में F2 होता है और कलेक्शंस को टर्न ऑन और टर्न ऑफ करने का बटन कौन सा है। आउटलाइनर के बाकी के फीचर्स के बारे में हम मॉडलिंग करते वक्त बात करेंगे, लेकिन अगले लेसन में इस आउटलाइनर पैनल से आगे बढ़ के मैं आपको यह बताऊंगा कि आउटलाइनर पैनल के नीचे ये जो प्रॉपर्टीज पैनल है ये हमारे लिए 3D व्यू पोर्ट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। इनफैक्ट ये इतना इंपॉर्टेंट है कि अगले 2 लेसन्स में इस प्रॉपर्टीज पैनल के लिए ही डेडिकेट करने वाला हूं। हे गाइस, किशोर हियर एंड वेलकम टू द 8th लेसन ऑफ मॉड्यूल 2। आपके 3D व्यू पोर्ट में अगर 2-4 ऑब्जेक्ट्स हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन हजारों ऑब्जेक्ट्स हों तो उनको मैनेज कैसे करना है, उनमें से कौन सा दिखना चाहिए, उनमें से कौन सा सेलेक्टेबल होना चाहिए। ऑब्जेक्ट्स को आप अलग अलग ग्रुप्स में भी डाल सकते हो जिसे ब्लेंडर में कलेक्शन बोला जाता है। ये सब कुछ हमने पिछले लेसन में सीखा। इस लेसन में प्राइमरीली हम प्रॉपर्टीज पैनल का ओवरव्यू लेंगे। रेंडर प्रॉपर्टीज में मैं आपको यह बताऊंगा कि रेंडर इंजन्स कौन कौन से हैं, और आउटपुट प्रॉपर्टीज की हेल्प से मैं आपको यह बताऊंगा कि YouTube या Instagram के लिए आपको कौन से डायमेंशंस सेलेक्ट करने होंगे। उसके अलावा ब्लेंडर में वर्ल्ड किसे बोला जाता है और उसमें कैसे कैसे चेंजेस करते हैं ये भी हम देखेंगे। ब्लेंडर सबसे पहले ओपन करने के बाद इतना ये जो सेक्शन आप देख रहे हो इसे ही ब्लेंडर का प्रॉपर्टीज पैनल कहा जाता है। अब इसमें ये जो पहला ऑप्शन है इसमें मेनली वर्क स्पेस से रिलेटेड सेटिंग्स ही होती हैं। मुद्दे की बात यह है कि इस सेक्शन की सेटिंग्स मोस्ट ऑफ द टाइम अदर प्लेसेस में भी प्रेजेंट होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये जो ऑप्शंस लिखा हुआ है, अगर इस साइन पे क्लिक करके आप ओपन करोगे तो ये पाओगे कि ये सेम चॉइसेस हमारे पास यहाँ भी अवेलेबल हैं। यही कारण है कि प्रॉपर्टीज पैनल के इस फर्स्ट ऑप्शन को यानी कि वर्क स्पेस सेटिंग वाले ऑप्शन को हम ना के बराबर यूज करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है रेंडर प्रॉपर्टीज का। याद है मैंने आपको मॉड्यूल 1 में पाइपलाइन समझाते वक्त बताया था कि लाइटिंग के बाद लास्ट में हम रेंडरिंग भी कर सकते हैं, और मैंने आपको यह भी बताया था कि रेंडरिंग और कुछ नहीं बल्कि हमारे इस 3D व्यू पोर्ट में जो रखा है कंप्यूटर उसकी फोटो खींचता रहे उसे ही रेंडरिंग बोला जाता है। इस प्रॉपर्टीज पैनल में ये जो रेंडर प्रॉपर्टीज का सेक्शन है इस बारे में हम मॉड्यूल 7 में एक एक ऑप्शन को यूज कर करके बहुत ही अच्छे से सीखेंगे। लेकिन फिलहाल बस आप इतना याद रखो कि ब्लेंडर में मेनली हमको 2 रेंडर इंजन प्रोवाइडेड होते हैं। सबसे पहला है ईवी जो बाय डिफॉल्ट ब्लेंडर में सेलेक्टेड आता है, और दूसरा है साइकिल्स जो आपको ऐसे सेलेक्ट करना पड़ेगा। बेसिकली रेंडर इंजन क्या होता है और एग्जैक्टली हमें कौन सा रेंडर इंजन यूज करना चाहिए ये हम मॉड्यूल 7 में डिटेल में देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले तो आप ये याद रखो कि अगर मैं नई ब्लेंड फाइल ओपन करूं तो सामने मुझे यहाँ पे ऑलरेडी दिख रहा है कि मेरे पास एक क्यूब है, एक कैमरा है और एक लाइट है। लेकिन मुझे ये पता लगाना है कि ये कैमरा अभी एग्जैक्टली देख क्या रहा है, तो मैं अपने कीबोर्ड में नंपैड 0 प्रेस करूंगा। नंपैड 0 प्रेस करते ही मैं वो देख सकता हूं जो मेरा कैमरा देख रहा था, और अगर मैं वापस नंपैड 0 प्रेस कर दूं तो मैं वापस 3D व्यू पोर्ट में आ जाऊंगा, और वापस नंपैड 0 प्रेस कर दूं तो फिर से कैमरे की आंखें ही मेरी आंखें बन जाएंगी। अब ये देखो कि ये जो आउटपुट प्रॉपर्टीज वाला सेक्शन है इसमें सबसे पहला ऑप्शन है डायमेंशंस का। डायमेंशन में जो वैल्यूज हैं इन वैल्यूज के दम पर हम ये डिसाइड करते हैं कि हमारा रेंडर या हमारी फोटोज या हमारी वीडियोज एग्जैक्टली किस डायमेंशन में हमारे कंप्यूटर में सेव होंगी। देखो एग्जांपल से समझो, जैसे प्रोफेसर ऑफ हाउ यूट्यूब चैनल के लिए वीडियोस मेरे को बनानी है तो मैं इस डायमेंशन को 1920 और 1080 ही रहने दूंगा। लेकिन अगर मुझे अपने इंस्टाग्राम हैंडल के लिए कोई ग्राफिक बनाना है तो मैं इस डायमेंशन को 1080 और 1080 कर दूंगा। इससे होगा ये कि 1080 और 1080 करते ही मेरा कैमरा मुझे रेक्टेंगुलर व्यू की जगह स्क्वायर शेप्ड व्यू दिखाने लगेगा। इंस्टाग्राम के लिए मैंने 1080 और 1080 इसलिए कहा क्योंकि इंस्टाग्राम को वर्टिकल पोजीशन में ही जनरली लोग यूज करते हैं, और उस पोजीशन में स्क्वायर डायमेंशन इमेजेस और वीडियोस परफेक्ट फिट हैं। आपको याद है मैंने आपको FPS यानी कि फ्रेम्स पर सेकंड के बारे में
मॉड्यूल 1 में बताया था। तो हम अपना FPS यहाँ से चेंज कर सकते हैं। हमें अपने फाइनल रेंडर्स या फोटोज या वीडियोज कहाँ सेव करने हैं वो हम इस ऑप्शन से डिसाइड कर सकते हैं। और हमें अपने रेंडर्स फोटोज के रूप में चाहिए या वीडियो के रूप में, ये चीज हम इस ऑप्शन से डिसाइड कर सकते हैं। ये तो था आउटपुट प्रॉपर्टीज का ओवरव्यू, लेकिन इस बारे में डिटेल में अगेन हम 7th मॉड्यूल में ही देखेंगे। अब ये जो आगे के 2 सेक्शंस हैं, व्यू लेयर प्रॉपर्टीज और सीन प्रॉपर्टीज, इनके बारे में अगर मैं अभी आपको कुछ बताऊंगा भी तो सब कुछ आपके सिर के ऊपर से चला जाएगा। इसलिए इनके बारे में हम तब बात करेंगे जब हम एनिमेशन सीखेंगे। नेक्स्ट हमारे काम की चीज है वर्ल्ड प्रॉपर्टीज। इस वर्ल्ड प्रॉपर्टीज वाले सेक्शन को समझने से पहले आपको यह भी समझना पड़ेगा कि यहाँ पे वर्ल्ड एग्जैक्टली किस चीज को बोला जा रहा है। देखो, ये जो हमारा 3D व्यू पोर्ट है, फिलहाल यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 3 चीजें हैं, क्यूब, कैमरा और लाइट। लेकिन अगर इसी क्यूब को मैं एक हाउस में कन्वर्ट कर देता हूँ, इस क्यूब को मैंने हाउस में कन्वर्ट कैसे किया वो हम 3D मॉडलिंग करते वक्त डेफिनेटली सीखेंगे। फिलहाल तो आप इस चीज को समझो कि ये जो हमारा घर है, इसके अराउंड ये जो पूरा सीन है ये कैसा दिखेगा, यानी कि इसके अराउंड ये जो पूरी दुनिया है ये कैसी दिखेगी, यानी कि इसके अराउंड ये जो पूरा वर्ल्ड है ये कैसा दिखेगा। यही चीज हम इस वर्ल्ड प्रॉपर्टीज वाले सेक्शन में डिसाइड करते हैं। जैसे इस ऑप्शन से मैं ये डिसाइड कर सकता हूं कि मेरे बैकग्राउंड का कलर या इस वर्ल्ड का कलर कैसा होगा। लेकिन प्रोफेसर आप एक बात बताओ, आप जब कलर चेंज कर रहे हो तो यहाँ पे तो कलर चेंज हो रहा है, लेकिन 3D व्यू पोर्ट में तो कोई असर ही नहीं पड़ रहा। मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ, और 3D व्यू पोर्ट में इसलिए असर नहीं पड़ रहा क्योंकि अभी हम सॉलिड मोड में हैं। अगर मैं सॉलिड मोड में ना रह के इस लास्ट वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करके रेंडर मोड में चला जाऊं तो देखो किस प्रकार इस वर्ल्ड का या इस बैकग्राउंड का कलर चेंज हो रहा है। फिलहाल आपके लिए इतना काफी है, लेकिन इस वर्ल्ड प्रॉपर्टीज वाले सेक्शन के बारे में भी हम 7th मॉड्यूल में लाइटिंग करते वक्त ही बात करेंगे। ये जो इसके अगला सेक्शन है, कलेक्शन प्रॉपर्टीज, इसमें हमको वही कंट्रोल्स मिलते हैं जो हमने इस 2nd मॉड्यूल के 7th लेसन में आउटलाइनर पैनल के बारे में बात करते वक्त सीखे थे। जैसे कि अभी आप साफ साफ देख पा रहे हो कि ये कैमरा, क्यूब और लाइट इस कलेक्शन के अंदर हैं, जिसका नाम ही कलेक्शन है। अब अगर इस कलेक्शन की मैं सेलेक्टेबिलिटी बंद कर दूं तो ऑब्वियस सी बात है कि इस कलेक्शन के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको मैं सेलेक्ट ही नहीं कर पाऊंगा। इस लेसन में सबसे पहले तो मैंने आपको यह बताया कि ईवी और साइकिल्स 2 तरह के रेंडर इंजन्स ब्लेंडर सॉफ्टवेयर में मेन हैं। फिर मैंने आपको यह बताया कि इंस्टाग्राम के लिए आप स्क्वायर डायमेंशन सेलेक्ट करते हो, लेकिन यूट्यूब के लिए आप 1920 और 1080 ही रहने देते हो। फिर मैंने आपको यह भी बताया कि वर्ल्ड का कलर आप चेंज करते हो तो आपको सॉलिड मोड से रेंडर मोड में जाना पड़ेगा। प्रॉपर्टीज पैनल के इन बचे हुए सेक्शंस के बारे में हम अगले लेसन में बात करेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंटली हम 2 चीजों के बारे में सीखेंगे। एक तो ये कि मॉडिफायर्स को यूज करके आखिर कैसे स्टेयर्स का 3D मॉडल बनाना है, और ब्लेंडर में किसी भी ऑब्जेक्ट को रंगा कैसे जाता है। हे गाइस, किशोर हियर एंड वेलकम टू द 9th लेसन ऑफ मॉड्यूल 2। पिछले लेसन में हमने प्रॉपर्टीज पैनल के पहले 6 सेक्शंस का ओवरव्यू लिया। 2 रेंडर इंजन्स कौन कौन से हैं ये बता के मैंने आपको ये भी बताया कि ब्लेंडर में वर्ल्ड किसे बोला जाता है और उसका कलर चेंज कैसे करना है। पर मोस्ट इंपोर्टेंटली हमने ये सीखा कि आपके फोटोज या वीडियोज का डायमेंशंस क्या होना चाहिए, ये चीज आपके हाथ में होती है। आप ये ऑलरेडी सीख चुके हो कि किसी ऑब्जेक्ट की लोकेशन, रोटेशन, स्केल चेंज करने के हमारे पास टोटल 3 ऑप्शंस होते हैं, गिज्मोज, शॉर्टकट्स और एन पैनल। इस लेसन में मैं आपको चौथा ऑप्शन भी बताऊंगा जहां से आप ट्रांसफॉर्मेशन चेंज कर सकते हो, यानी कि हम ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज की बात करेंगे और फिर आगे चल के ये भी सीखेंगे कि ब्लेंडर में किसी ऑब्जेक्ट पे कलर कैसे करना है। अब इस प्रॉपर्टीज पैनल में ये वाला जो सेक्शन है जिसमें ये येलो स्क्वायर बना हुआ है, इसे बोला जाता है ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज। किसी भी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की ऑलमोस्ट सारी ही प्रॉपर्टीज हम इस वाले सेक्शन में चेंज कर सकते हैं। यानी कि अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे इस क्यूब को एक्स एक्सिस पे मूव करना है, तो यही काम हम जी दबा के, एक्स दबा के भी कर सकते हैं। यही काम हम इस मूव वाले गिज्मो से भी कर सकते हैं। यही काम हम इस एन पैनल को ओपन करके इस एक्स की वैल्यू पे LMB दबा के रखें और अपने माउस को मूव करें तो भी कर सकते हैं। और यही काम हम इस ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज वाले सेक्शन में एक्स लोकेशन की वैल्यूज को मैनिपुलेट करके भी कर सकते हैं। इसके अलावा इस कलेक्शंस में जाके मैं ये भी देख सकता हूं कि मेरा ऑब्जेक्ट अभी किस कलेक्शन में है। ऑब्वियसली इस सेक्शन में अनेकों ऑप्शंस हैं, लेकिन अभी कंफ्यूज होने की बजाय हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे जरूरत के हिसाब से सीखते जाएंगे। एनीवेज, ये जो नेक्स्ट सेक्शन है जिसमें ये रेंज का साइन बना हुआ है, ये इस पूरे प्रॉपर्टीज पैनल का वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन है। इस सेक्शन को बोला जाता है मॉडिफायर्स।
3D मॉडलिंग करते वक्त इन मॉडिफायर्स की हमें हद से ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। अगर मैं आपको एकदम आसान भाषा में बताऊं तो मॉडिफायर्स वो ही होते हैं जो इन 3D मॉडल्स को मॉडिफाई कर दें। इनके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में और कैसे कैसे हम इनको यूज़ कर सकते हैं, इस बारे में हम अगले मॉड्यूल में यानी कि 3D मॉडलिंग वाले मॉड्यूल में ही बात करेंगे। लेकिन अभी आप इस चीज़ को ऐसे समझ सकते हो कि अगर मुझे इन मॉडिफायर्स की हेल्प से सिर्फ 10 सेकंड्स में स्टेयर्स यानी कि सीढ़ियों का 3D मॉडल बनाना हो तो मैं ये 5 स्टेप्स लूंगा। स्टेप 1, इस क्यूब को सेलेक्ट किया। स्टेप 2, ऐड मॉडिफायर में जाके इस एरे मॉडिफायर पर क्लिक किया। फिलहाल तो ये याद रखो कि एरे मॉडिफायर डुप्लीकेट्स बनाने के लिए होता है। जिस भी ऑब्जेक्ट के आप डुप्लीकेट्स बनाना चाहते हो उस ऑब्जेक्ट पर आप एरे मॉडिफायर लगा सकते हो। स्टेप 3, चूंकि मैं 10 सीढ़ी बनाना चाहता हूं तो मैंने इस काउंट को 10 कर दिया। स्टेप 4, मुझे सीढ़ी ऊपर के डायरेक्शन में बनानी है तो ऑब्वियसली ऊपर के डायरेक्शन के लिए तो जेड एक्सिस ही है ना। ये तो आप बड़ी आसानी से 3D व्यू पोर्ट में इस जेड एक्सिस की ब्लू लाइन को देख के भी बता सकते हो। स्टेप 5, चूंकि मुझे ये सीढ़ी जेड एक्सिस पे भी ले जानी है तो मैंने जेड एक्सिस के सामने 1 लिख दिया और ये देखो आपकी स्टेयर्स रेडी हैं। मैं काफी टाइम से एक बात के इंतजार में था कि इस 3D व्यू पोर्ट की 2 टिप्स ऐसी हैं जो आपको पता होनी ही चाहिए, पर सही समय नहीं मिल पा रहा था। गुड न्यूज ये है कि उन 2 टिप्स को रिवील करने का ये बेस्ट टाइम है और वो टिप्स आपके सामने ये रही। टिप नंबर 1 है आइसोलेशन मोड। इस 3D व्यू पोर्ट में अगर आपके पास हजारों ऑब्जेक्ट्स होते हैं तो आप अपने कीबोर्ड में ये स्लैश बटन दबा के आइसोलेशन मोड में जा सकते हो। एग्जाम्पल से समझो, अभी मेरे पास 3D व्यू पोर्ट में 10 क्यूब्स हैं, 10 स्फीयर्स हैं, 10 सिलेंडर्स हैं और 10 मंकी हैं। कॉमन सेंस की बात है कि इतने सारे ऑब्जेक्ट्स होंगे तो काम करने में दिक्कत तो होगी ही। इसलिए इस केस में मैं किसी भी एक ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके स्लैश बटन दबाऊंगा तो उस ऑब्जेक्ट को आइसोलेट करके देख पाऊंगा, काम कर पाऊंगा और वापस स्लैश बटन दबाऊंगा तो आइसोलेशन मोड से बाहर भी आ पाऊंगा। टिप नंबर 2 है व्यू सेलेक्टेड। सिमिलरली अगर आपके इस 3D व्यू पोर्ट में इतने सारे ऑब्जेक्ट्स हों लेकिन आपको अगर किसी एक ऑब्जेक्ट पर फोकस करना हो या एक ऑब्जेक्ट के अराउंड व्यू पोर्ट में रोटेट करना हो तो उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके आप नंपैड पीरियड की यानी कि अपने कीबोर्ड में ये वाली की दबा सकते हो। एनीवेज, मॉडिफायर से आगे बढ़ के अगला जो सेक्शन है वो है पार्टिकल्स प्रॉपर्टीज। अब ध्यान से समझो, इस पूरे प्रॉपर्टीज पैनल का ये जो पार्टिकल प्रॉपर्टीज वाला सेक्शन है ये ऐसा सेक्शन है जो 3D मॉडलिंग करते वक्त भी काम आ सकता है और 3D एनिमेशन करते वक्त भी काम आ सकता है। अगेन, इस पार्टिकल प्रॉपर्टीज वाले सेक्शन को इन डेप्थ डिटेल्स के साथ ऑब्वियसली हम बाद में ही समझेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए तो आप ये याद रखो कि अगर मैं एक नई ब्लेंड फाइल ओपन करूं और यहाँ ऐड में जाके मैश में जाके एक बंदर को ऐड करूं और अगर मैं इस बंदर की बॉडी पर हेयर्स ग्रो करना चाहूं तो होगा ये कि सबसे पहले मैं इसे शेड स्मूथ करूंगा, फिर पार्टिकल प्रॉपर्टीज में जाके इस प्लस साइन पे क्लिक करूंगा, फिर यहाँ एमिटर की जगह हेयर सेलेक्ट कर लूंगा। इस बंदर के ऊपर यहाँ हेयर्स तो ऐड हो गए लेकिन इनकी लेंथ काफी ज्यादा है तो इस ऑप्शन से मैं इन हेयर्स की लेंथ को चेंज भी कर दूंगा। वो ऐसे कि इस ऑप्शन के ऊपर कर्सर को ले जाऊंगा, LMB प्रेस करके रखूंगा और अपने माउस को लेफ्ट साइड ड्रैग करूंगा या यूं कह लो कि घसीटूंगा। इसके आगे ये जो 3 सेक्शंस हैं इनको डिटेल में हम तब ही समझेंगे जब हम इनको प्रैक्टिकली 3D व्यू पोर्ट में यूज कर रहे होंगे। फिलहाल तो आप ये समझो कि इस प्रॉपर्टीज पैनल का जो ये सेक्शन है जिसका साइन कुछ रेड और ब्लैक कलर की बॉल का सा है, ये भी इस प्रॉपर्टीज पैनल का वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन है। ये बंदर मुझे किस कलर का दिखाई देगा इस डिसीजन को लेने के लिए ही ये मटेरियल प्रॉपर्टीज वाला सेक्शन है। अगर मॉड्यूल 1 से पाइपलाइन की भाषा में बात करूं तो एनिमेशन पाइपलाइन की जो 5th स्टेज है 3D टेक्सचरिंग, वो हम इस मटेरियल प्रॉपर्टीज वाले सेक्शन में ही करते हैं। अब आपको इस मटेरियल प्रॉपर्टीज वाले सेक्शन का डेमो देने से पहले इन हेयर्स को रिमूव कर देता हूं। हेयर्स को रिमूव करने के लिए मैं वापस से पार्टिकल प्रॉपर्टीज वाले सेक्शन में जाऊंगा और इस माइनस बटन पे क्लिक कर दूंगा। एनीवेज, वापस अगर मैं इस मटेरियल प्रॉपर्टीज वाले सेक्शन में जाऊं तो सबसे पहले तो मैं इस बंदर को सेलेक्ट करूंगा, फिर इस न्यू बटन पे क्लिक करूंगा और फिर इस बेस कलर वाली वैल्यू को रेड कलर का कर दूंगा। लेकिन प्रोफेसर ये देखो वापस से वही लफड़ा, आपने कलर चेंज किया तो यहां तो रेड कलर हो गया लेकिन 3D व्यू पोर्ट में तो कोई असर ही नहीं पड़ रहा। बिल्कुल सही पहचाने हो दोस्त, ये लफड़ा वापस इसलिए आया क्योंकि अभी भी हम सॉलिड मोड में ही हैं। अगर हमें मटेरियल प्रॉपर्टीज में किए गए बदलाव के हिसाब से ये कलर्स देखने हैं तो हमें इस मटेरियल मोड में जाना पड़ेगा। मटेरियल मोड में जाते ही ये बंदर देखो लाल रंग का हो गया। वापस इस बेस कलर वाले सेक्शन में आके मैं इस बंदर का कलर कुछ भी चेंज कर सकता हूं। अगर मैं ये चाहता हूं कि ये बंदर मुझे जरा मेटल का सा या लोहे का सा दिखे तो मैं इस मेटेलिक वैल्यू को खींच के 1 कर दूंगा और अगर चाहता हूं कि थोड़ा रबर और प्लास्टिक का सा दिखे तो मेटेलिक वैल्यू को खींच के कम कर दूंगा। अब ऐसे ही
ये बंदर हमें लकड़ी का दिखेगा या कांच का दिखेगा, ये सब कुछ हम इस मटेरियल सेक्शन में ही डिसाइड करेंगे। और ब्रेनरिग एनिमेशन स्टूडियोज द्वारा तैयार किए गए मास्टर 3D विद प्रोफेसर नामक इस कोर्स में जो 4th मॉड्यूल है, उस मॉड्यूल में हम इस मटेरियल प्रॉपर्टीज वाले सेक्शन के बारे में अच्छे से सीखेंगे। इस लेसन में मैंने आपको सबसे पहले ये बताया कि किसी ऑब्जेक्ट की लोकेशन आप प्रॉपर्टीज पैनल में जाके भी चेंज कर सकते हो। उसके बाद सिर्फ 5 स्टेप्स को यूज करके मैंने आपको स्टेयर्स बनाना भी सिखाया। इसके अलावा प्रॉपर्टीज पैनल मेनली कलरिंग के लिए ही होता है, ये बताने से पहले मैंने आपको 2 टिप्स भी बताई, जो कि है आइसोलेशन मोड और व्यू सेलेक्टेड। नेक्स्ट लेसन में हम ब्लेंडर के वर्क स्पेसेस के बारे में बात करेंगे। एनिमेशन पाइपलाइन की अलग अलग स्टेजेस को फॉलो करने के लिए अलग अलग काम करने की जगह ब्लेंडर हमको ऑलरेडी बना के देता है। इन जगहों को यूज करने के अलावा मोस्ट इंपोर्टेंटली हम ये देखेंगे कि आखिर हम खुद का कस्टम वर्क स्पेस कैसे तैयार कर सकते हैं। हे गाइस, किशोर हियर एंड वेलकम टू द 10th लेसन ऑफ मॉड्यूल 2। पिछले लेसन में प्रॉपर्टीज पैनल के बचे हुए सेक्शंस का ओवरव्यू लेते हुए मैंने आपको यह बताया कि 2 सेक्शंस हमारे बहुत ही ज्यादा काम के हैं। फर्स्ट है मॉडिफायर्स वाला सेक्शन, जिससे हमने स्टेयर्स बनाना सीखा, और सेकंड है मटेरियल प्रॉपर्टीज वाला सेक्शन, जिससे हमने ऑब्जेक्ट को कलर करना सीखा। इस लेसन में हम वर्क स्पेसेस के बारे में जानेंगे। ब्लेंडर सॉफ्टवेयर का अनदर इंपॉर्टेंट फीचर है कि वो हमें मॉडलिंग करने के लिए अलग अलग वर्क स्पेसेस देता है, टेक्सचरिंग करने के लिए अलग अलग वर्क स्पेसेस देता है, और एनिमेशन करने के लिए अलग वर्क स्पेस देता है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इजीली एक एवरेज पर्सन भी इस बात को बता देगा कि वर्क स्पेसेस का मतलब क्या है। वर्क यानी कि काम और स्पेसेस यानी जगह। तो ब्लेंडर में जो अलग अलग काम करने की जगह होती हैं, इन्हें ही वर्क स्पेस बोला जाता है। देखो, अगर मैं फाइल में जाऊं, न्यू में जाऊं और जनरल पे क्लिक करके ब्लेंडर की नई फाइल ओपन करूं, तो सबसे ऊपर आपको ये जो हॉरिजॉन्टल लिस्ट दिख रही है, यहां से ही हम ब्लेंडर के अलग अलग वर्क स्पेसेस को चुन सकते हैं। यहाँ पे एक छोटी सी टिप ये है कि अगर आप अपने कर्सर को इस लिस्ट के ऊपर होवर करके अपने माउस व्हील को स्क्रॉल अप और स्क्रॉल डाउन करते हो, तो इस लिस्ट को लेफ्ट और राइट मूव करके सारे ऑप्शंस देख सकते हो। अब बाय डिफॉल्ट आपका जो एक्टिव वर्क स्पेस होता है, या यूं कह लो कि ब्लेंडर को ओपन करते ही ब्लेंडर आपको जिस वर्क स्पेस में भेजता है, वो है ये लेआउट वर्क स्पेस। अगर आपको ये बताऊं कि इस लेआउट वर्क स्पेस में और बाकी वर्क स्पेसेस में क्या डिफरेंस है, तो इस बात को ऐसे याद रखो कि ये एक तरीके से जनरल वर्क स्पेस है, यानी कि आप मॉडलिंग और टेक्सचरिंग फिनिश करके इस लेआउट वाले वर्क स्पेस में वापस आके ऑब्जेक्ट्स वगैरह को मैनेज कर सकते हो। अगर आगे बढ़ूं तो ये मॉडलिंग का वर्क स्पेस है, यानी कि जितना भी आपका मॉडलिंग का काम है, वो अगर आप इस वर्क स्पेस में करो तो ज्यादा बेटर है। आपने पक्का ये बात नोटिस की होगी कि लेआउट के अंदर ये क्यूब कुछ अलग दिख रहा था, और मॉडलिंग वर्क स्पेस में आते ही ये क्यूब एकदम अलग दिख रहा है। असल में इसका मेन रीजन है कि जब ये क्यूब लेआउट में था तो ये क्यूब ऑब्जेक्ट मोड में था, और जैसे ही हम मॉडलिंग वर्क स्पेस में आए तो ये क्यूब एडिट मोड में आ गया। एक चीज और, अगर आप यहाँ पे Ctrl+Alt+Q दबाते हो तो ये 3D व्यू पोर्ट 4 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, जिससे आप एक ही बार में टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और राइट व्यू देख पाओगे। इंपॉर्टेंट नोट, एडिट मोड के बारे में हम अगले लेसन में सीखेंगे। अगर आपको स्कल्पटिंग करनी है तो आप इस स्कल्पटिंग वर्क स्पेस में चले जाओगे। अब ये स्कल्पटिंग क्या होती है, ये मैं आपको ऑलरेडी मॉड्यूल 1 के 6th लेसन में बता चुका हूँ। खैर, ये यूवी एडिटिंग और टेक्सचर पेंटिंग क्या होती है, इसके बारे में आगे आने वाले मॉड्यूल्स में डेडिकेटेड लेसन्स हैं। अभी हम इन ऑब्जेक्ट्स के बारे में डिटेल में बात नहीं कर सकते, क्योंकि इन टॉपिक्स के बेसिक्स को समझने के लिए अभी आपके पास 3D के बेसिक्स की सफिशिएंट नॉलेज नहीं है। बस फिलहाल तो आप इतना याद रखो कि यूवी एडिटिंग का वर्क स्पेस ये है और टेक्सचर पेंटिंग का वर्क स्पेस ये है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्क स्पेस है ये शेडिंग वर्क स्पेस। अगर इस शेडिंग वर्क स्पेस के बारे में मैं आपको बेसिक से समझाऊं, तो आप ये याद रखो कि जो काम हम इस मटेरियल प्रॉपर्टीज वाले सेक्शन में करते हैं, वो ही काम हम इस शेडिंग वर्क स्पेस में भी करते हैं, लेकिन ज्यादा डिटेल्स, ज्यादा फ्रीडम और ज्यादा ऑप्शंस के साथ। क्योंकि पिछले लेसन में ही मैंने आपको बताया था, इसलिए उम्मीद करता हूं कि आपको याद होगा कि ये मटेरियल प्रॉपर्टीज वाला सेक्शन हमें 3D टेक्सचरिंग में हेल्प करता है, या यूं कह लो कि किसी भी ऑब्जेक्ट में रंग भरने में हेल्प करता है। अब ये जो शेडिंग वर्क स्पेस है, इसका भी सेम रोल है। यहाँ भी आप इस बेस कलर पे क्लिक करके कलरिंग कर सकते हो और मेटेलिक वैल्यू एटसेट्रा को चेंज कर सकते हो। ये शेडिंग वर्क स्पेस हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि मॉड्यूल 4 में, यानी कि 3D टेक्सचरिंग सीखते वक्त हमारा उस पूरे मॉड्यूल का 80% से ज्यादा टाइम इस शेडिंग वर्क स्पेस में ही गुजर जाएगा। एनीवेज, एनिमेशन अच्छे से कर पाने के लिए ब्लेंडर ने आपको ये एनिमेशन वर्क स्पेस भी दिया है। यहाँ पे आप ऑलरेडी समझ पा रहे होंगे कि वर्क स्पेस का फायदा कितना ज्यादा है। एनिमेशन वर्क स्पेस में आते ही ब्लेंडर ने आपको ऑटोमेटिकली इस हिस्से में तो ये चालू करके भी दे दिया कि आपका कैमरा क्या देख रहा है, यानी कि
कैमरा व्यू को एक्टिव करने के लिए इस 3D व्यू पोर्ट में हम जो नंपैड 0 दबाते थे वो नंपैड 0 दबाने की अब हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ऐसे ही आगे यहाँ पे जो रेंडरिंग और कंपोजिटिंग का वर्क स्पेस है इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। इसके अलावा ये जो ज्योमेट्री नोड्स वाला वर्क स्पेस है ये इसी साल ऐड हुआ है, क्योंकि 2021 से पहले ये फीचर ब्लेंडर में नहीं था। ब्लेंडर में ये जो नया फीचर ऐड हुआ है यानी कि ज्योमेट्री नोड्स, इस फीचर के क्या क्या फायदे हैं इस बारे में हम मॉड्यूल 8 में एक डेडिकेटेड लेसन में देखेंगे। अब ये जो स्क्रिप्टिंग का वर्क स्पेस है ये मेनली कोडिंग के लिए ही है, और चूंकि हम इस कोर्स में ब्लेंडर में PHP लैंग्वेज को यूज करके कैसे एनिमेशन वगैरह किया जाता है इस बारे में हम ना के बराबर बात करने वाले हैं, तो ये स्क्रिप्टिंग वर्क स्पेस हमारे लिए फिलहाल किसी काम का नहीं है। यहाँ पे आपको जरा सी फ्रीडम जो मिलती है वो ये कि आप इस प्लस बटन पे क्लिक करके अपने खुद के वर्क स्पेसेस भी क्रिएट कर सकते हो। एनीवेज, ये बात तो हुई उन वर्क स्पेसेस की जो ब्लेंडर आपको आगे से प्रोवाइड करवाता है, लेकिन इन वर्क स्पेसेस की एकदम गोल्डन और सबसे बेस्ट बात जो मुझे लगी वो ये कि आप खुद से ही जैसे मर्जी चाहे वैसे वर्क स्पेसेस क्रिएट कर सकते हो। चलो आपको डेमो करके दिखाता हूं तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। ये जो लेआउट वाला वर्क स्पेस है इसे ही अगर मैं एनिमेशन वाले वर्क स्पेस में कन्वर्ट करना चाहूं, यानी कि जैसा सब कुछ एनिमेशन वर्क स्पेस में दिख रहा है वैसा का वैसा ही करना चाहूं, तो मैं ये करूंगा कि सबसे पहले तो अपने कर्सर को 3D व्यू पोर्ट के इस कोने में ले जाऊंगा, और जैसे ही मेरे पास प्लस साइन आएगा तो मैं LMB यानी कि माउस के लेफ्ट क्लिक को दबा के रखूंगा और राइट साइड की तरफ एक लाइन खींचने की कोशिश करूंगा। अब आपको फिर से बोल रहा हूं कि ये सूर्यवंशम नहीं है, साथ साथ में फॉलो करते रहना, सिर्फ बैठ के देखना मत। जैसे ही मैंने लेफ्ट क्लिक को दबा के अपना माउस राइट साइड की ओर खींचा तो मैं क्या देखता हूं कि मेरा ये 3D व्यू पोर्ट टोटल 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया। यहाँ पे सबसे पहले तो मैं T दबा के ये T पैनल बंद कर दूंगा, फिर नंपैड 0 दबा के ये कैमरा व्यू एक्टिवेट कर लूंगा, फिर अपने इस कर्सर को इस मेन्यू पे लाके अपने माउस व्हील को स्क्रॉल डाउन करूंगा तो इन गिज्मो और ओवरलेज को भी बंद कर दूंगा। अगर वापस मैं एनिमेशन वर्क स्पेस में जाके देखूं तो ये दोनों तो मैंने अचीव कर लिए, बस ये नीचे वाला सेक्शन अचीव करना बाकी है। मैं वापस लेआउट में जाऊंगा और अपने कर्सर को नीचे इस बाउंड्री पे लेके आऊंगा जब तक मुझे ये डबल हेडेड एरो नहीं दिख जाता। डबल हेडेड एरो दिखते ही लेफ्ट क्लिक को दबा के रखूंगा और माउस को ऊपर की ओर खींचूंगा। ये नीचे वाला सेक्शन मैंने बड़ा तो कर लिया, लेकिन ये वैसा नहीं दिख रहा जैसा एनिमेशन वर्क स्पेस में दिख रहा है। उसके लिए मैं वापस एनिमेशन वर्क स्पेस में जाऊंगा और अपने कर्सर को इस कोने वाले बॉक्स के ऊपर ले जाके होवर करूंगा। जैसे ही मैंने होवर किया तो मुझे ये पता चल गया कि यहाँ पे डोप शीट खुली हुई है। वापस मैं लेआउट में आऊं और अपने वाले वर्क स्पेस को चेक करूं तो यहाँ पे टाइमलाइन खुली हुई है। अब इस टाइमलाइन को डोप शीट में बदलने का तरीका ये है कि इस बॉक्स पे क्लिक करके इस डोप शीट वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लूंगा और अब मेरा लेआउट का वर्क स्पेस सेम टू सेम वैसा ही दिख रहा है जैसा एनिमेशन का वर्क स्पेस दिख रहा है। इस लेसन में मैंने आपको यह बताया कि वर्क स्पेसेस का एग्जैक्टली यूज क्या है। आप अपनी मर्जी का कस्टम वर्क स्पेस भी क्रिएट कर सकते हो, लेकिन फिर भी जो वर्क स्पेसेस आपको ऑलरेडी दिए गए हैं उन्हीं में जाके आप काम करो तो ज्यादा बेटर है। अपार्ट फ्रॉम दैट, मॉडलिंग वाले वर्क स्पेस की एक ट्रिक मैंने आपको यह भी बताई कि Ctrl+Alt+Q दबा के क्वाड व्यू में आप जा सकते हो। नेक्स्ट लेसन में हम ब्लेंडर के डिफरेंट मोड्स की बात करेंगे और मैक्सिमम फोकस तो इस बात पे ही रखेंगे कि एडिट मोड क्या है, एडिट मोड और ऑब्जेक्ट मोड में क्या डिफरेंस है, और एडिट मोड हमारे लिए एक्सट्रीमली क्रूशियल क्यों है। हे गाइस, किशोर हियर एंड वेलकम टू द 11th लेसन ऑफ मॉड्यूल 2। पिछले लेसन में मैंने आपको यह बताया कि ब्लेंडर के अंदर वर्क स्पेसेस की इंपॉर्टेंस क्या है। हमने ये भी समझा कि ब्लेंडर की वन ऑफ द गोल्डन फैसिलिटी ये है कि ब्लेंडर ने हमें काम करने के लिए अलग अलग वर्क स्पेसेस दे रखे हैं, लेकिन सोने पे सुहागा ये है कि ब्लेंडर ने हमें खुद का अपना पर्सनल वर्क स्पेस क्रिएट करने की फ्रीडम भी दे रखी है। ये लेसन काफी शॉर्ट होगा और इस लेसन में मैं आपको सिर्फ एडिट मोड के बारे में बताऊंगा। मॉडलिंग के वक्त एडिट मोड की क्या इंपॉर्टेंस है इस बारे में भी हम बात करेंगे। ब्लेंडर के डिफरेंट मोड्स को समझाने के लिए सबसे पहले तो मैं यहां पर एक मंकी और एक स्फीयर भी ऐड कर लेता हूं और इस लाइट और कैमरा को शिफ्ट दबा के सेलेक्ट करके एक साथ डिलीट भी कर देता हूं। ब्लेंडर में जो मोड्स हैं वो काफी इंपॉर्टेंट हैं और इनको हम बड़ी ही आसानी से समझ लेंगे। आसानी से कैसे समझ लेंगे? इनके फंडामेंटल्स को पकड़ के। एकदम स्टार्टिंग में याद रखने वाली बात यह है कि ब्लेंडर के अंदर मोड्स हम इस ड्रॉप डाउन मेन्यू से चेंज करते हैं। इस ड्रॉप डाउन मेन्यू में हमारे पास टोटल 6 ऑप्शंस हैं। अभी फिलहाल जो आपका लेवल है यानी कि एकदम बिगिनर लेवल, यहां पे तो आप ये समझ लो कि लास्ट के ये 4 मोड्स एकदम फालतू हैं, स्पेसिफिकली अभी जस्ट शुरुआत में। फिलहाल हम सिर्फ 2 ही मोड्स को देखेंगे, एक है ऑब्जेक्ट मोड
और दूसरा है एडिट मोड। एकदम न्यू ब्लेंड फाइल को जब आप ओपन करते हो तो ऑब्जेक्ट मोड तो बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड ही रहता है। जो काम की चीज है वो है ये एडिट मोड। ये एडिट मोड इतना काम का है, इतना काम का है, इतना काम का है कि पूरे के पूरे मॉड्यूल 3 में, यानी कि जब हम 3D मॉडलिंग सीख रहे होंगे तो 3D मॉडलिंग सीखने का 75% से ज्यादा टाइम हम इस एडिट मोड में ही बिताने वाले हैं। इनफैक्ट मॉडलिंग के टाइम पे एडिट मोड की कितनी इंपॉर्टेंस है ये आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जैसे ही आप इस मॉडलिंग वर्क स्पेस में जाते हो तो इस मॉडलिंग वर्क स्पेस में जाते ही ये क्यूब ऑलरेडी आपको एडिट मोड में ही कन्वर्ट करके दिखाया जाता है। इसका मतलब तो यही हुआ कि ब्लेंडर आपसे कह रहा है कि मॉडलिंग करनी है तो एडिट मोड में आना ही पड़ेगा। अब एडिट मोड में आप किसी एक सिंगल ऑब्जेक्ट के भी जा सकते हो और एडिट मोड में आप एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स के भी जा सकते हो। जैसे कि अगर अभी मुझे मंकी के एडिट मोड में जाना हो तो मैं मंकी को सेलेक्ट करूंगा और अपने कीबोर्ड में ये टैब बटन दबा दूंगा। अब एडिट मोड में आप यहां से भी जा सकते हो और टैब बटन से भी। इसके अलावा एडिट मोड में अगर आप ऑलरेडी हो तो टैब बटन दबा के वापस ऑब्जेक्ट मोड में भी आ सकते हो। जैसे अगर मुझे इस क्यूब के एडिट मोड में जाना है तो स्टेप 1 इस क्यूब को सेलेक्ट किया, स्टेप 2 टैब बटन दबाया। लेकिन मुझे अगर इस क्यूब के और इस स्फीयर के दोनों के ही एडिट मोड में एक साथ जाना हो तो मैं क्या करूंगा कि इन दोनों को एक साथ सेलेक्ट करके फिर टैब बटन दबाऊंगा। ये देखो, सबसे पहले मैंने इस क्यूब को सेलेक्ट किया और फिर मैंने शिफ्ट दबा के इस स्फीयर को भी सेलेक्ट कर लिया। और अगर मैंने टैब बटन दबाया तो ये देखो कैसे मैं एक साथ इन दोनों के ही एडिट मोड में आ गया। इसी तरीके से टैब बटन प्रेस करके आप किसी भी ऑब्जेक्ट के एडिट मोड में जा सकते हो। इस लेसन में मेनली मैंने आपको यही बताया कि फिलहाल बाकी के 4 मोड्स को छोड़ के हमें सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट मोड और एडिट मोड पे ही फोकस करना है। एडिट मोड मेनली हम मॉडलिंग करते वक्त यूज करते हैं। इनफैक्ट मॉडलिंग करते वक्त हमारा मैक्सिमम टाइम एडिट मोड में ही इन्वेस्ट हो जाता है। नेक्स्ट लेसन इस मॉड्यूल 2 का लास्ट और काफी इंपॉर्टेंट लेसन है, क्योंकि नेक्स्ट लेसन में मेनली हम 4 चीजों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो ये कि ब्लेंडर में फाइल कैसे सेव करनी है। दूसरा ये कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फाइल भेजते वक्त हमें पहले पैकिंग करनी होगी। तीसरा ये कि एड ऑन क्या होता है और चौथा ये कि ब्लेंडर में आपकी सिस्टम सेटिंग्स कैसी होनी चाहिए। हे गाइस, किशोर हियर एंड वेलकम टू द 12th एंड लास्ट लेसन ऑफ मॉड्यूल 2। पिछले लेसन में मैंने आपको यह बताया कि ब्लेंडर के मोड्स के टोटल 6 ऑप्शंस हैं, लेकिन लास्ट के 4 ऑप्शंस के बारे में हम तब समझेंगे जब उनकी जरूरत पड़ेगी। एडिट मोड में हम टैब बटन प्रेस करके जा सकते हैं, ये मैंने आपको बताया, और एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करके उनके एडिट मोड में हम एक साथ भी जा सकते हैं, ये भी मैंने आपको बताया। इस लेसन में मेनली मैं आपको यह समझाऊंगा कि ब्लेंडर का मेन मेन्यू वाला ऑप्शन हमारे लिए हाईली इंपॉर्टेंट क्यों है। उसके बाद हम ये समझेंगे कि ब्लेंडर के अंदर फाइल्स को सेव कैसे करना है। फिर हम अपना पूरा फोकस इस बात पर डाल देंगे कि एडॉन्स क्या हैं और एक 3D एनिमेटेड वीडियो क्रिएट करने में एडॉन्स हमारी हेल्प कैसे करते हैं। अब हम ब्लेंडर के मेन्यू की बात करें उससे पहले आप ये समझो कि जैसे कोई भी इमेज फाइल होती है तो उसका एक्सटेंशन जनरली होता है JPG, JPEG या PNG। ऐसे ही अगर कोई वीडियो फाइल होती है तो उसका एक्सटेंशन जनरली होता है MOV या MP4 या M4A। ऐसे ही अगर कोई ऑडियो फाइल होती है तो उसका एक्सटेंशन जनरली होता है .mp3 एक्सेट्रा। वैसे ही ब्लेंडर के प्रोजेक्ट्स की ये जो फाइल होती हैं इनका एक्सटेंशन होता है .blend। अब अगर आपको एकदम बेसिक से भी कंप्यूटर चलाना आता है तो बड़ी आसानी से इस बात को समझ जाओगे कि जो भी काम हम इस ब्लेंडर सॉफ्टवेयर के अंदर करेंगे उस काम को करके ये बहुत ज्यादा क्रूशियल है कि साथ ही साथ उस काम को हम अपने कंप्यूटर में सेव भी करते जाएं। तो ब्लेंडर की वन ऑफ द गुड हैबिट्स में से एक ये है कि आप अपनी इस ब्लेंड फाइल को, या दूसरे शब्दों में यूं कह लो कि आप अपनी इस प्रोजेक्ट फाइल को हर 5-5 मिनट्स में Ctrl+S बटन प्रेस करके सेव करने की हैबिट डाल लो। मैंने यहाँ फाइल में जाके, न्यू में जाके, जनरल में जाके नई ब्लेंड फाइल ओपन की तो सबसे पहले तो मैंने इस मूव वाले गिज्मो को एक्टिवेट करके इस क्यूब को सेलेक्ट करके इधर राइट साइड में मूव कर दिया। अब Ctrl+S दबा के सबसे पहली बार जब मैं अपनी फाइल को सेव करूंगा तो ब्लेंडर मेरे से लोकेशन पूछेगा। मैं अपनी सुटेबिलिटी के हिसाब से इस फाइल का नाम फर्स्ट प्रोजेक्ट रख के कंप्यूटर में कहीं सेव कर दूंगा। उस फाइल को वापस ओपन करने के मेरे पास टोटल 3 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन तो ये है कि मैंने जहां भी ये फाइल सेव की है उस लोकेशन पर जाके इस ब्लेंड फाइल पर डबल क्लिक करके इसको यहीं से ओपन कर लूं। इस सेव्ड फाइल को ओपन करने से फायदा क्या होगा, जहां आपने लास्ट अपना काम छोड़ा था
फर्दर उसके आगे कंटिन्यू कर पाओगे। जैसे कि लास्ट टाइम हमने इस क्यूब को यहाँ मूव कर दिया था, लेकिन अब हम इस क्यूब पे आगे की कार्यवाही को यहीं से कंटिन्यू कर पाएंगे। वापस हमें इस क्यूब की लोकेशन चेंज करने की जरूरत है ही नहीं। इस सेव्ड ब्लेंड फाइल को ओपन करने का दूसरा तरीका आपके पास ये है कि आप यहाँ रिसेंट फाइल्स में से इस फर्स्ट प्रोजेक्ट वाली फाइल को ओपन कर लो। और तीसरा तरीका यह है कि इस ओपन बटन को प्रेस करके उस फाइल को आपने जहां भी सेव किया था वो जगह लोकेट करो और देन ओपन कर लो। सबसे ऊपर ये जो 5 ऑप्शंस हैं, यही ब्लेंडर की मेन मेन्यू है। सबसे पहले इस फाइल में जाके आप न्यू पे क्लिक करके नया प्रोजेक्ट खोल सकते हो। ओपन पे क्लिक करके सेव किया हुआ प्रोजेक्ट भी ओपन कर सकते हो। यहाँ पे जो सेव एज का फीचर है, इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है, लेकिन उस चीज को हम आगे देखेंगे जब प्रैक्टिकली उसका यूज करेंगे। ये लिंक और अपेंड के ऑप्शन को यूज करके मेनली हम एक ब्लेंड फाइल से दूसरी ब्लेंड फाइल के बीच में ऑब्जेक्ट्स को मूव कर सकते हैं। एग्जाम्पल के रूप में ऐसे समझो कि जैसे अभी इस ब्लेंड फाइल में हमारे पास सिर्फ क्यूब, कैमरा और लाइट है, लेकिन अगर कोई दूसरी ब्लेंड फाइल हो जिसमें हमने पूरे 10 दिन लगा के शानदार सा कोई गन का 3D मॉडल तैयार किया हो, तो उस गन के 3D मॉडल को इस ब्लेंड फाइल में लाने के लिए मैं लिंक और अपेंड के ऑप्शंस को यूज कर सकता हूं। एग्जैक्टली इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन यूज करना है और किस तरीके से यूज करना है, इन दोनों ऑप्शंस में क्या डिफरेंस है, ये चीज हम आगे फ्यूचर में देख लेंगे। ये जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट वाला ऑप्शन है, इसकी मदद से आपने जो 3D मॉडल्स ब्लेंडर में प्रिपेयर किए हैं उनको आप किन्हीं दूसरे सॉफ्टवेयर्स में ले जा सकते हो और किन्हीं दूसरे सॉफ्टवेयर्स में प्रिपेयर किए गए 3D मॉडल्स को आप ब्लेंडर के अंदर वापस इंपोर्ट भी कर सकते हो। इसके अलावा ये जो ब्लेंड फाइल्स होती हैं, इन ब्लेंड फाइल्स को अगर आप एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भेजना चाहते हो तो आप डायरेक्टली नहीं भेज सकते। जैसे अगर आपको एक मकान से दूसरे मकान में शिफ्ट होना हो तो उसके लिए आप एक एक थाली, एक एक चम्मच और एक एक भगोना लेके नहीं जाते, बल्कि सब कुछ एक साथ पैक कर लेते हो और उसके बाद ले जाते हो। वैसे ही ब्लेंडर सॉफ्टवेयर की इन प्रोजेक्ट फाइल्स को, या यूं कह लो कि इन ब्लेंड फाइल्स को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में मूव करने से पहले आप इधर एक्सटर्नल डेटा और फिर ऑटोमेटिकली पैक इनटू डॉट ब्लेंड पे क्लिक करके अच्छे से पैकिंग करते हो, उसके बाद ही फाइल्स का मूवमेंट करते हो। इसके आगे यहाँ एडिट में जाके जो मोस्ट इंपोर्टेंट ऑप्शन आपके पास रहता है वो होता है प्रेफरेंसेस का। यहाँ इंटरफेस में जाके इस वैल्यू को बढ़ा के आप ये डिसाइड कर सकते हो कि ब्लेंडर में जो टेक्स्ट और आइकन है वो आपको कितने बड़े देखने हैं और कितने छोटे देखने हैं। ऐसे ही यहाँ डिफरेंट ऑप्शंस में जाके ब्लेंडर में आपको कैसे कैसे क्या क्या चाहिए वो अपनी खुद की प्रेफरेंसेस के हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। जैसे कि की मैप के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि की मैप में चेंजेस करके आप ये डिसाइड करते हो कि आपके पीसी में कौन सा बटन दबाने से क्या होगा। एक्चुअली हमारे काम के यहाँ पे मेनली 2 ऑप्शंस हैं, एक तो ये एडॉन्स और दूसरा ये सिस्टम। सबसे पहले हम एडॉन्स के बारे में बात करते हैं। जैसे ही आप एडॉन पे क्लिक करते हो तो आपको ये लंबी सी लिस्ट दिखाई देगी। ध्यान से समझो कि कुछ सॉफ्टवेयर्स में इसको एडॉन कहा जाता है और कुछ सॉफ्टवेयर्स में प्लगइन कहा जाता है। एडॉन और प्लगइन का एक ही मतलब है कि कोई भी ऐसी चीज जो आपका काम आसान कर दे या फिर 3D एनिमेटेड वीडियोस बनाने में आपका टाइम बचा के आपकी मदद करे। अब यहाँ पे एग्जाम्पल को देखोगे तो और अच्छे से समझ पाओगे। सबसे पहले तो इस प्रेफरेंसेस वाली विंडो को क्लोज करो, ऐड में जाओ, मैश में जाओ और मुझे ये बताओ कि इस लिस्ट में कहीं आपको बोल्ट लिखा हुआ दिख रहा है क्या? नो प्रोफेसर नो, हमें तो यहाँ कहीं भी बोल्ट लिखा हुआ दिखाई दे ही नहीं रहा। कोई बात नहीं, वापस एडिट में जाओ, प्रेफरेंसेस में जाओ, एडॉन्स में जाओ और इस लिस्ट में थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके इस बोल्ट फैक्ट्री वाले एडॉन के सामने ये जो बॉक्स बना हुआ है इस पर टिक मार्क कर दो। इस प्रेफरेंसेस वाली विंडो को मिनिमाइज कर दो और वापस ऐड में जाओ, मैश में जाओ और मुझे ये बताओ कि इस लिस्ट में अब कहीं आपको बोल्ट लिखा हुआ दिख रहा है क्या? हाँ प्रोफेसर दिखा। इस बोल्ट पे क्लिक करो और ये देखो आपके सामने 3D व्यू पोर्ट में बोल्ट का एक 3D मॉडल हाजिर है। फिलहाल के लिए ये क्यूब डिस्टर्बेंस कर रहा है तो इस क्यूब को हम डिलीट कर देते हैं। अब यहाँ पर आप एग्जैक्ट सिचुएशन समझने की कोशिश करो। तो हुआ ये कि जो 10-15 मिनट्स आपको इस बोल्ट की 3D मॉडलिंग करने में वेस्ट हो जाते, वो ही 3D मॉडल आपको फोकट में मिल गया। लेकिन कब? सिर्फ एक कंडीशन पे, और वो एक कंडीशन ये है कि यहाँ प्रेफरेंसेस में आपका ये बोल्ट फैक्ट्री वाला एडॉन एक्टिवेट होना चाहिए। ये जो इतनी बड़ी लिस्ट है, यहाँ पे मैं अपनी जरूरत के हिसाब से एडॉन्स को एक्टिवेट और डीएक्टिवेट कर सकता हूँ। एनीवेज, इस प्रेफरेंसेस वाली विंडो में एडॉन के अलावा जो दूसरा हमारे काम का ऑप्शन है वो है ये सिस्टम। हालांकि यहाँ सिस्टम पे क्लिक करके आपको कोई भी ऑप्शन नहीं छेड़ना है, सिर्फ इन ऊपर वाले ऑप्शंस के अलावा। आपके पास जो ग्राफिक कार्ड है अगर वो GTX सीरीज का है तो मोस्ट प्रोबेबली आपको यहाँ CUDA सेलेक्ट करना है, और अगर RTX सीरीज का है तो ऑप्टिक्स सेलेक्ट करना है। लेकिन प्रोफेसर हमें ये पता कैसे चलेगा कि हमारा कार्ड कौन सी सीरीज का है?
विंडोज 10 में इस चीज के लिए आप ये स्टेप्स फॉलो कर सकते हो। स्टेप 1, टास्क बार पे राइट क्लिक करो। स्टेप 2, टास्क मैनेजर में जाओ। स्टेप 3, परफॉर्मेंस में जाओ। स्टेप 4 और लास्ट में यहाँ आपको दिख जाएगा कि आपका ग्राफिक कार्ड किस सीरीज का है। इस लेसन में सबसे पहले तो मैंने आपको ये बताया कि हमारी ब्लेंडर की प्रोजेक्ट फाइल्स का एक्सटेंशन .blend होता है। फिर मैंने आपको ये बताया कि ब्लेंडर में फाइल्स सेव कैसे करनी है। फिर मैंने आपको बोल्ट वाले एग्जांपल से ये बताया कि एडॉन्स की हेल्प से आप 3D एनिमेटेड वीडियो बनाने में काफी टाइम बचा सकते हो, और आपका ग्राफिक कार्ड RTX है या GTX ये आप कैसे पता लगा सकते हो। फाइनली इस लेसन के साथ आपका मॉड्यूल 2 100% फिनिश हो गया, और अब बारी है इस कोर्स के मोस्ट अवेटेड मॉड्यूल की, जिसका आप बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, और वो है नेक्स्ट मॉड्यूल यानी कि 3D मॉडलिंग वाला मॉड्यूल।